हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एफएलएम के अंदर। एंड गाइस, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना एथिक्स का नेक्स्ट लेक्चर सीएमए फाउंडेशन का। और ये आज हमारा लास्ट लेक्चर है। 2 ही लेक्चर में आपकी एथिक्स खत्म हो जाएगी। और आज हमने करना है ये रिलेशनशिप बिटवीन एथिक्स एंड लॉ से। रिलेशनशिप बिटवीन एथिक्स एंड लॉ से तो मैं ना एक प्रैक्टिकली चीज समझाने वाला हूँ। क्या एथिक्स और लॉ में कोई रिलेशन है? यस, डेफिनेटली है। अच्छा, एक बात तो मानते हो, जब जो चीज एथिकल होती है, या इसको ऐसे समझो कि जो चीज इलीगल होती है वो हमेशा अनएथिकल होती है। लॉ से बना लीगल, तो लीगल का उल्टा इलीगल। जो चीज इलीगल होती है वो हमेशा अनएथिकल होती है, लेकिन जो चीज अनएथिकल होती है वह जरूरी नहीं है इलीगल होगी। ओए होए सर, ये क्या बोल गए आप। मैंने ये बोला बेटा कि जो चीज जो चीज इलीगल होती है वो हमेशा अनएथिकल होती है, लेकिन जो चीज अनएथिकल होती है वो जरूरी नहीं है इलीगल होगी। एग्जांपल से समझते हैं। मैं किसी का मर्डर कर रहा हूं, दैट इज इलीगल एज वेल एज अनएथिकल। संस्कारों के भी अगेंस्ट है और लॉ के भी अगेंस्ट है। मैं चोरी कर रहा हूं, मैं डकैती कर रहा हूं, मैं डाका डाल रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं, इलीगल प्लस अनएथिकल। अब लेकिन ये रुक जाओ, मैं रोड के उस तरफ एक पर्सन खड़ा है और मैं उस बंदे को देख रहा हूं कि वो ब्लाइंड है और वो रोड क्रॉस नहीं कर पा रहा, और मैं स्टिल उसकी हेल्प नहीं कर रहा रोड क्रॉस करने में। किसी की हेल्प ना करना इज अनएथिकल बट नॉट इलीगल। किसी की हेल्प ना करना इज अनएथिकल बट नॉट इलीगल। केस 2, तुम लोगों ने देखा होगा, कई बार ना रोड पे लोग जा रहे होते हैं फ्लाईओवर पे, आसपास पेट्रोल पंप नहीं होता। देखा है, कई बार फ्लाईओवर ऐसे होते हैं जहां पे आसपास पेट्रोल पंप नहीं होता, कई किलोमीटर चलना पड़ता है तब पेट्रोल पंप आता है। तुम लोग अपनी रोड से जा रहे हो, फ्लाईओवर से जा रहे हो, तुमको एक तरफ एक बाइक वाला जाता दिखा, वो बाइक वाला बाइक को धक्का मारता मारता लेके जा रहा है, और तुम्हें पता है कि उसका पेट्रोल खत्म हो गया है, तो तुम स्टिल उसकी हेल्प नहीं कर रहे, ना उसे पेट्रोल दे रहे, ना कुछ कर रहे हैं। तुम सोच रहे हो छोड़ना, अपने को क्या फर्क पड़ता है, चलते चले गए। अब तुमने उसकी हेल्प नहीं करी, दैट इज नॉट इलीगल बट अनएथिकल। वो इलीगल तो नहीं है लेकिन अनएथिकल तो है। संस्कारों के अगेंस्ट है। किसी की हेल्प तो करनी चाहिए। कोई बेचारा अगर दुविधा में फंसा हुआ, परेशानी में फंसा हुआ है, तो आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए। कोई बंदा ट्रबल में है तो इसका मतलब, कहते हैं ना, इंसानियत खत्म होती जा रही है। वही वाला सिस्टम है कि हम किसी की हेल्प ही नहीं करेंगे तो इंसानियत खत्म होती जाएगी। तो एथिक्स और लॉ में क्या कनेक्शन है? पहले अभी 2-3 पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा। अभी तो मैंने एक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी है कि पहली बात कि जो चीज इलीगल होगी वो हमेशा अनएथिकल होगी। एग्जाम्पल में पेपर में लिख के आ सकते हो क्या? किसी का मर्डर करना इज इलीगल एज वेल एज अनएथिकल। किसी का चोरी करना, डकैती करना वगैरह वगैरह, दैट इज इलीगल एज वेल एज अनएथिकल। लेकिन किसी की हेल्प ना करना, नॉट हेल्पिंग समवन, इज नॉट इलीगल बट अनएथिकल। अच्छा, इलीगल क्या होता है? विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, विच इज एनीथिंग विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ इज इलीगल, राइट? कोई ऐसी चीज जो लॉ ने मना कर रखी है और आप वही काम कर रहे हो, दैट इज इलीगल। जैसे लॉ ने मना कर रखा आप मर्डर नहीं करोगे, लॉ ने मना कर रखा है आप डकैती नहीं डालोगे, और आप वही सब काम कर रहे हो, दैट इज इलीगल। और जो इलीगल है उसमें आपको पनिशमेंट तो मिलेगी। तो जो इलीगल है हमेशा अनएथिकल है, लेकिन जो अनएथिकल अब जरूरी नहीं है इलीगल होगी। ये पहली बात। अब दूसरी चीज, हमारे अब क्या आता है एथिक्स और लॉ में, और क्या कनेक्शन है रिलेशनशिप में? हमारे इंडिया में जब भी लॉ बनाए जाते हैं, इंडिया में जब भी लॉ बनाए जाते हैं, उसके अंदर एथिक्स हमेशा कवर की जाती है। मतलब तुमने कोई ऐसा देखा है, कभी ऐसा सुना है किसी के मुंह से, यार ये लॉ बड़ा अनएथिकल है? नहीं, लॉ तो एथिकली बनाया जाता है। तुम लोग अगर उस लॉ को गलत तरीके से इंप्लीमेंट करोगे तो गलत लोग फायदे। जैसे इनकम टैक्स बनाया तो अच्छे पर्पस के लिए गया था, लेकिन लोग प्रोफेशनल्स जो है उसका फायदा उठाकर अनएथिकल वे में बिहेव करके टैक्स लॉस का फायदा उठाकर सरकार को चूना लगाते हैं, है ना? हम लोग प्रोफेशनल्स के पास, सीए सीएमए के पास क्यों जाते हैं? कि हमारा टैक्स बचा दें। वो टैक्स बचाने का एक तरीका तो है लीगल तरीका, और दूसरा तरीका है कि जिसको वो टैक्स प्लानिंग बोलते हैं अपनी भाषा में। कहने को वो टैक्स प्लानिंग है, लेकिन वो उनको प्रोविजंस के लूप होल पता है, उसकी वजह से वो लोग क्या करते हैं, आपका टैक्स बचाते हैं। अल्टीमेटली किसका लॉस करवा रहे हैं? वो गवर्नमेंट के रेवेन्यू का लॉस करवा रहे हैं। तो वो आप लीगल वे से इलीगल काम कर रहे हो, है ना? तो और वो पकड़े जब तक नहीं जाओगे तब तक नहीं जाओगे।
अब प्रैक्टिकली क्या होता है, जब भी लॉ बनाए जाते हैं, जैसे कोई वुमेन एम्पावरमेंट को लेके लॉ बनाया गया, प्रेगनेंसी को लेके लॉ बनाए गए थे, वर्किंग आवर्स को लेके, जो मैंने तो बताया एक दिन में फैक्ट्रीज एक्ट में 9 घंटे से ऊपर काम नहीं कराओगे, ये सब जो लॉ बनाए गए, इसमें एथिक्स को तो ध्यान रखा कि किसी मजदूर के साथ गलत ना हो, किसी वुमेन के साथ गलत ना हो। इसके अलावा लॉ जब बनाया जाता है उसमें एथिक्स का ध्यान रखा जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है जो एथिक्स होती है उसमें लॉ का ध्यान नहीं रखा जाता, वो लॉ से अलग होती है। लॉ में तो हमेशा एथिक्स का ध्यान रखा जाता है, लेकिन एथिक्स में कई बार लॉ का ध्यान नहीं रखा जाता। जैसे एग्जांपल लेके बात करें, एक सिंपल सी बात है, किसी की हेल्प ना करना इज अनएथिकल बट नॉट इलीगल। इसका मतलब यहाँ पे एथिक्स का ध्यान रखा गया कि अनएथिकल है, लेकिन इलीगल नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे लॉ की बात ही नहीं की गई, लॉ की बात नहीं की गई। लॉ, इसका कोई लॉ से कोई लेन देन नहीं। आप किसी की हेल्प नहीं कर रहे तो आपको जेल हो जाएगी? नहीं। किसी को पैसे की जरूरत है, आपका बहुत बचपन का दोस्त है, आपने उसको पैसे नहीं दिए, जरूर मतलब ये नहीं कि उसने आपसे उधार मांगे और आपने नहीं दिए, तो आपको जेल थोड़ी हो जाएगी। आपका पैसा आपने नहीं दिए, नहीं दिए, लेकिन आपका बिहेवियर जज हो जाएगा कि हाँ भाई ये बंदा अच्छा नहीं है, इसने अपने दोस्त का साथ भी नहीं निभाया, इसने अपने दोस्त का साथ भी नहीं निभाया। तो इसका मतलब ये चीज अनएथिकल थी लेकिन इलीगल नहीं थी। इसका मतलब जब एथिक्स फॉलो होते हैं तो जरूरी नहीं है वो इलीगल होंगे, वहां पे लॉ फॉलो होगा। लेकिन जहां लॉ फॉलो होगा वहां हमेशा एथिक्स फॉलो होंगे। ये बात समझ आती है? देखो, अब एथिक्स एंड लॉ, द इंटरफेस। इंटरफेस का मतलब क्या था? कनेक्टिंग पॉइंट। इंटरफेस मींस कनेक्टिंग पॉइंट। एथिक्स और लॉ जनरली कनेक्ट होते हैं आपस में। आगे, लॉ इज एसेंशियली एन इंस्टीट्यूशनलाइजेशन और कोडिफिकेशन ऑफ एथिक्स इनटू स्पेसिफिक सोशल रूल्स। देखो क्या था, जब लॉ बनाया जाता है ना उसमें एथिक्स को इंस्टीट्यूट कर दिया था, कोडिफाई किया जाता है। मतलब क्या है, सीधी सी भाषा में ये है कि जब लॉ बनाया जाता है तो उसके अंदर एथिक्स को साथ में ध्यान रख के बनाया जाता है। अच्छा, एक लॉ बनाया गया था, एक ना लॉ बना हुआ है, तो तुम्हारे लोगों को ना अभी तो नहीं पढ़ाया जा रहा, सीएम में इंटर में पढ़ाया जाएगा। कहां पढ़ाया जाएगा? सीएम में इंटर के अंदर एक कंपनीज एक्ट है, कंपनी लॉ। कंपनी लॉ का एक सेक्शन है 135, एक है कंपनीज एक्ट 2013, उसका एक सेक्शन है 135। सेक्शन 135 किस में डील करता है? डील्स विद सीएसआर, डील्स विद कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेक्शन 135 डील्स विद सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सेक्शन ये कहता है कि जब कोई कंपनी समाज में बनती है तो वो समाज से अपना प्रॉफिट कमाती है, उसको इतना कुछ समाज से मिलता है। तो कल को अगर समाज में कोई दिक्कत है तो ये कंपनी भी लोगों का भला करे, तो उसके लिए कंसेप्ट लाया गया था सीएसआर। इसका अल्टीमेटली एक सेक्शन में मैंडेटरी कर दिया गया, इसको लॉ बना दिया गया। लेकिन अल्टीमेटली ये चीज उठाई कहां से? एथिक्स से। एथिक्स से, तो एथिक्स क्या कहता है? लोगों का भला करो, किसी के साथ झूठ मत बोलो, किसी के साथ गलत मत करो। तो अल्टीमेटली कंसेप्ट तो एथिक्स का ही है कि लोगों का भला करो, समाज का भला करो। जैसे तुम्हें मैंने मोदी जी वाला एग्जांपल दिया था कि मोदी जी ने कहा था कि हर एक विलेज में टॉयलेट बनाया जाएगा, और उसमें नरेंद्र वो टाटा ग्रुप ने कहा था और अमूल ग्रुप ने कहा था कि जितना टॉयलेट बनाने का खर्चा आएगा हम देंगे। इसका मतलब वो लोग क्या कर रहे हैं? समाज के प्रति अपनी कॉर्पोरेट, वो टाटा ग्रुप क्या एक कॉर्पोरेट है, और वो समाज, सोशल मीन समाज के प्रति अपनी क्या दिखा रही है? रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा रही है कि हमारे को समाज ने इतना कुछ दिया तो हम भी समाज का क्या करेंगे? भला करेंगे। तो पहले ये कंसेप्ट एथिक्स था। कंपनियों की मर्जी होती थी कि कंपनी की मर्जी है समाज का भला करना, करे नहीं करना ना करे, क्योंकि एथिक्स तो मैंडेटरी नहीं होता, वो तो आपकी मर्जी है करना नहीं करना। लेकिन जब एक बार लॉ बन जाएगा तो मैंडेटरी हो जाएगा। लेटर ऑन कंपनी एक्ट 2013 में मैंडेटरी कर दिया गया सेक्शन 135 में, और इन्होंने बोला जिन कंपनियों के 3 क्राइटेरिया थे, अभी मैं एक क्राइटेरिया की बात कर रहा हूं, उन्होंने बोला जिन भी कंपनियों का नेट प्रॉफिट 5 करोड़ और मोर है, जिन भी कंपनियों का नेट प्रॉफिट एक साल के अंदर 5 करोड़ या उससे ज्यादा आता है, तो उनको सीएसआर कंट्रीब्यूट करना है, उनको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंट्रीब्यूट करना है। तो बेसिकली यहां पे एथिक्स को जब लॉ बनाया गया उसके अंदर एथिक्स को घुसा दिया गया, उस कंसेप्ट को घुसा दिया गया। इसका जब भी लॉ बनाया जाता है उसमें एथिक्स को घुसा। अच्छा, वुमेन एम्पावरमेंट का एक सेक्शन है, वुमेन डायरेक्टर, एक कंपनी लॉ में एक सेक्शन है, सेक्शन 149 सब सेक्शन 1। वो ये बोलता है, उसके अंदर एक प्रोवाइडेड दैट प्रोवाइजो है, वो ये बोलता है, सेक्शन 149 सब सेक्शन 1 ये बोलता है कि उन्होंने क्राइटेरिया बना रखा है, स्पेसिफाइड कंपनीज बता रखी हैं कि इन इन कंपनियों के अंदर एक वुमेन डायरेक्टर होनी जरूरी है। अच्छा, वुमेन डायरेक्टर का कंसेप्ट क्यों लेके आए? ताकि वुमेन एम्पावरमेंट हो, वुमेन्स को भला मिले। आज तक क्योंकि इंडिया शुरू से मेल डोमिनेटिंग कंट्री रहा है, तो वुमेन को भी एम्पावरमेंट मिले। तो बेसिकली ये भी क्या है, एथिक्स है कि वुमेन्स को एम्पावर करो, वुमेन को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी दो। हम लोग बोलते हैं ना कि वुमेन, आदमी औरत सब बराबर है, वुमेन को भी इक्वल अधिकार मिलने चाहिए।
तो इसका मतलब वो सब चीजें पहले एथिक्स के लिए की जाती थी, अब उसको मैंडेटरी कर दिया गया कंपनीज के अंदर भी, कि जैसे मेल डायरेक्टर बनते हैं ऐसे वुमेन डायरेक्टर भी, एक डायरेक्टर, पूरे सारे डायरेक्टर्स के अंदर एक डायरेक्टर कम से कम वुमेन होनी जरूरी है। लेकिन वो सारी कंपनियों के लिए नहीं है, लेकिन कुछ कंपनीज के लिए, पहले बड़ी कंपनीज को पकड़ा, धीरे धीरे छोटी कंपनीज को ही पकड़ेंगे आने वाले टाइम पे। तो ये एक बात समझ आ गई। अब तो कहता है लॉ इज एसेंशियली एन इंस्टीट्यूशनलाइजेशन और कोडिफिकेशन ऑफ एथिक्स इनटू स्पेसिफिक सोशल रूल्स। समझ आ गया ना, इंस्टीट्यूशन और कोडिफिकेशन ऑफ एथिक्स इनटू स्पेसिफिक सोशल रूल्स, रेगुलेशन, प्रिस्क्रिप्शंस। लॉ क्या है, एसेंशियली इंस्टीट्यूशन और कोडिफिकेशन ऑफ एथिक्स। जब लॉ बनता है रूल्स एंड रेगुलेशंस की फॉर्म में, तो उसमें एथिक्स को कवर किया जाता है। आगे, परहैप्स द बेस्ट वे ऑफ विजुअलाइजिंग एथिक्स एंड लॉ इज इन टर्म्स ऑफ टू इंटरसेक्टिंग डोमेन्स एज डिपिक्टेड इन द फॉलोइंग फिगर। कह रहा है एथिक्स और लॉ, कहता है एथिक्स अपनी जगह है, लॉ अपनी जगह है, लेकिन कई जगहों पे मिक्स होकर भी रहती है। जैसे यहाँ पे देखो, कई जगह ऐसे होते हैं, जैसे वो वाला केस, जहां लॉ होगा वहां एथिक्स हमेशा होगी, लेकिन जहां एथिक्स होगी भी जरूरी नहीं है लॉ होगा। अच्छा, यहाँ पे भी क्या कह रहा है, इस तरीके से बात इन्होंने एथिक्स और लॉ को दिखाया कि बेसिकली ये वो नहीं शो करना चाह रहा, बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि एथिक्स और लॉ जनरली मिलकर चलते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। अभी थोड़ा सा इसकी इंटरप्रिटेशन थोड़ा और फाइन आएगी नीचे। कहता है, thus in one sense business ethics can be said to be begin where the law ends। कह रहा है एक तरीके से तो ये लग रहा है जहां लॉ खत्म होता है वहां से एथिक्स चालू हो जाती है, और इसी को उल्टा देखोगे तो जहां से एथिक्स खत्म होती है वहां से लॉ चालू हो जाता है। दोनों तरफ से आ जाएगा ना आगे। Thus in one sense business ethics can be said to begin where the law ends। business ethics is a primarily concerned with those issues not completely covered by law, or where there is no definite consensus on whether something is right or wrong। Hence it is often remarked that the business ethics is about gray areas of business where values are in conflict। business ethics is about gray areas of business where values are in conflict। इसका मतलब क्या है जरा समझो। कहता है बिजनेस एथिक्स एक ऐसी चीज है जहां पे सच्चाई ये है कि बिजनेस एथिक्स का मतलब क्या होता है एक्चुअल में समझो। बिजनेस एथिक्स का मतलब होता है कि जहां पे बिजनेस के अंदर, मैंने तुम्हें याद होगा बताया था, बिजनेस एथिक्स इज दैट एथिक्स इन विच एथिक्स इज फॉलोड फ्रॉम टॉप लेवल टू बॉटम लेवल मैनेजमेंट। अगर हम नीचे से लेकर ऊपर तक एथिक्स को फॉलो करें, दैट इज बिजनेस एथिक्स। मैनेजमेंट में एथिक्स हम हर चीज को सही और गलत की पहचान रख रहे हैं, तो वो एथिक्स है। लेकिन वो क्या कहता है, कहता है बस business ethics is primarily concerned with those issues not completely covered by law, where there is no definite consensus of whether something is right or wrong। Hence, it is often remarked that the business ethics is about the gray areas of business where values are in conflict। कहता है business ethics का काम क्या है कि ग्रे एरियाज को पकड़ना। समझ आता है कभी ग्रे एरियाज? ग्रे एरियाज समझ आते हैं? ग्रे एरियाज का मतलब होता है वो एरियाज जहां पे बिजनेस फॉल कर रहा है, जहां पे बिजनेस मतलब कह सकते हैं कि ढंग से उनमें कमियां है, जिन एरियाज में बिजनेस में कमी है उसे हम बोलते हैं ग्रे एरियाज, है ना। जैसे हमारी जिंदगी में हमारे पास 10 कमी है तो हमारे वो ग्रे एरिया है, हमारी वीकनेस जिसको हम बोलते हैं। तो कहता है बिजनेस एथिक्स क्या होता है, जैसे एग्जांपल लेके बात करें, कह रहा है आज के डेट में ना बिजनेसमैन को मेनली जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट होता है। तो उनके लिए ग्रे एरियाज क्या है बिजनेस एथिक्स के वालों के लिए, बिजनेसमैन के लिए ग्रे एरियाज क्या है बिजनेस एथिक्स के अंदर, कि वो लोग मजदूरों का भला नहीं सोचते। तुम्हें पता है बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जिनको अपने प्रॉफिट से मतलब होता है मजदूर गए भाड़ में, है ना। और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी जिनका अपने प्रॉफिट से मतलब होता है कस्टमर भी गए भाड़ में। कस्टमर को एक बार आए तो लूट लो, मुंह मांगे पैसे मांग लो, पता चले दोबारा आए ना आए। तो ऐसे बिजनेस कभी ग्रो नहीं करते। शॉर्ट टर्म में जरूर प्रॉफिट दिखेगा, लेकिन आगे से उसको जब पता लगेगा भाई यार इसने मेरे को लूट लिया, ये चीज तो मार्केट में सस्ती मिल रही थी। ऐसा होता है ना, कई बार हम किसी चीज लेके आते हैं और हमें लगता है उस पर हम भरोसा करके ले आते हैं, ले जाओ ले जाओ, वो क्वालिटी वाली चीज बोल के दे देता है, और बाद में पता लगता है उसने हमारे को महंगी दे दी, ये किसी और के पास सस्ती मिल रही थी। इसका मतलब क्या था कि वो उनके बिजनेस के अंदर ग्रे एरियाज है। ग्रे एरियाज का मतलब क्या है कि वो अपने बिजनेस की कमियां जो हैं वो उनको दूर नहीं कर रहे, वो कमियों को और बढ़ा रहे हैं। वो लोग लोगों से ज्यादा अच्छा बिहेव नहीं कर रहे। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी कंपनी का एम्प्लॉय खुश नहीं रहेगा तो वो आगे कस्टमर से डील कैसे करेगा? तुम एम्प्लॉय की सैलरी टाइम पे नहीं दोगे तो आगे कस्टमर से डील कैसे करेगा? किंगफिशर, क्या किंगफिशर टाइम पे चल पाया? नहीं चल पाया। क्यों? क्योंकि वो अपने एम्प्लॉइज की नीड्स पूरी नहीं करते थे, इसलिए किंगफिशर नहीं चल पाया। उन्होंने फ्रॉड तो करे, एम्प्लॉइज की सैलरी टाइम पे देते थे, बहुत सारी परेशानी थी। जब एम्प्लॉइज ही फिर उनके लिए फेथफुल नहीं रहेंगे, उनका एम्प्लॉय उन्हीं की कंपनी में बैठ के दूसरी नौकरी सर्च करता रहेगा, है ना, उन्हीं का नेट यूज करके। कहावत होती है कि अगर तुम्हारा एम्प्लॉय खुश नहीं है तुम्हारे से, तो वो तुम्हारे ऑफिस में बैठकर तुम्हारे ही पीसी पे तुम्हारा ही नेट चलाकर दूसरे की कंपनी ढूंढेगा। तो वो यही हुआ। और कहता है कि इसके अलावा अगर बात की जाए ग्रे एरियाज के अंदर और क्या आ सकता है, आप कस्टमर्स के साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहे, आप कस्टमर्स के रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर रहे। इसका बेस्ट एग्जांपल है नोकिया। नोकिया मार्केट का वन ऑफ द टॉप लीडर मोबाइल फोन के अंदर था,
लेकिन जब सैमसंग आया, एप्पल आया, वो डे बाय डे टेक्नोलॉजी लेके आए, नोकिया सर्वाइव ही नहीं कर पाया। नोकिया के प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं थी, उनके कुछ फोन तो ऐसे तुम तीसरी मंजिल से भी नीचे फेंक दोगे ना तो भी नहीं टूटेंगे। नोकिया के प्रोडक्ट में कमी नहीं थी। कमी कहाँ थी? नोकिया के अंदर कमी थी। कमी ये थी नोकिया के अंदर कि नोकिया वाले अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे, उन्होंने पुराने जमाने के साथ चलते रहे, उनको लगा हमारा फोन बिकता रहेगा। और एक कहावत कही जाती है, इफ यू आर नॉट अपडेटेड देन यू आर आउटडेटेड। अगर आपने अपने आप को अपडेट नहीं करा देन यू आर आउटडेटेड, आप मार्केट से बाहर हो जाओगे, आप मार्केट से बाहर हो जाओगे। तो नोकिया वालों ने कभी इस चीज पे ध्यान ही नहीं दिया, इस चीज पे ध्यान ही नहीं दिया। तो कहता है बिजनेस एथिक्स कहाँ आता है, हमें बिजनेस एथिक्स कहाँ फॉलो करना चाहिए? हमारे ग्रे एरियाज में, जो जो हमारे को लगता है हमारी वीकनेस है, वहां पे हमें एथिक्स फॉलो करनी चाहिए बिजनेस के अंदर, ताकि हम अपनी कमियों को दूर करें। जैसे हमारे को लगता है हम कस्टमर से अच्छा बिहेव नहीं करते, तो हम कस्टमर के साथ अच्छा बिहेव करें। हमें लगता है हम एम्प्लॉइज के साथ अच्छा बिहेव नहीं करते, हम एम्प्लॉइज के साथ अच्छा बिहेव करें। तो जो जो हमारी कमियां उनको पकड़कर ढूंढना और उसको लीगल वे में इंप्लीमेंट करना, दैट इज बिजनेस एथिक्स। तो लॉ और बिजनेस एथिक्स का कोई कनेक्शन है आपस में? एथिक्स का यस है, कि जहां एथिक्स है, तुम्हें मैंने बता दिया, जहां लॉ है वहां हमेशा एथिक्स लगेगी, एथिकल होगा। लेकिन जहां एथिक्स है वो जरूरी नहीं है, जहां पे अनएथिकल है वो जरूरी नहीं है, अनलॉफुल भी होगा। अब आता है एथिक्स इन बिजनेस। एथिक्स इन बिजनेस, ये क्या चीज है देखते हैं, ये क्या देखते हैं। तो गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं, एथिक्स इन बिजनेस नेक्स्ट हमारा टॉपिक है। अच्छा, अभी हमने थोड़े दिन पहले कह रहा हूँ, पिछले लेक्चर के अंदर हमने लास्ट पार्ट 1 में पढ़ा था कि एक कंसेप्ट पढ़ा था, वैल्यू फ्री एथिक्स, जो ये बोलता था कि बिजनेस के अंदर एथिक्स की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, हमारे को हमारा मेन फोकस इंस्टेड ऑफ एथिक्स मॉनेटरी वैल्यू पे होना चाहिए, इंस्टेड ऑफ एथिकल वैल्यू। वो कहता था हमें एथिक्स को फॉलो ही नहीं करना चाहिए, हमें मनी पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि बिजनेस में एथिक्स का कोई लेन देन नहीं है। लेकिन मैंने तुम्हें बताया था कि कंसेप्ट फॉलो नहीं होता। पुराने जमाने में जिन लोगों का मेन एम होता था मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ, और वो मनी को बढ़ाना चाहते थे, तो वो लोग ऐसा करते थे कि कस्टमर गया तेल लेने भाड़ में, क्योंकि पहले ना कंपटीशन कम होता था। कभी सुना है ना, पापा लोगों ने सुना होगा कि यार उस टाइम पे इतना कंपटीशन नहीं होता था हर चीज में, किसी भी चीज में। पुराने जमाने में ना लोग खुश थे अपना काम करके, पढ़ाई में इतना कंपटीशन नहीं होता था, नौकरी में इतना कंपटीशन नहीं होता था, बिजनेस में इतना कंपटीशन नहीं होता था, तो हर चीजें चलती रहती थी। तो उस टाइम पे बंदा सोचता था चल छोड़, देखो डर कहां होता है? जहां कंपटीशन होता है। मेरे को पता है अगर मैंने आज एक बार कस्टमर को अच्छी सर्विस प्रोवाइड नहीं करी तो कल को कस्टमर मेरे पास आएगा ही नहीं, ये तो ऑब्वियस सी बात है। तो मैं जितना अच्छा बिहेव करूंगा, जितना मैं मार्केट में गुडविल बनाकर रखूंगा, जितनी मैं आफ्टर सेल सर्विस दूंगा, ये आफ्टर सेल सर्विस का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना हो कि हमने प्रोडक्ट बेच दिया, प्रोडक्ट बेचने के बाद हम सुन ही नहीं रहे। तुम देखते हो ना, जितने बड़े बड़े, जैसे होंडा की तुम कार खरीदते हो, स्कूटी खरीदते हो, बड़े अलग किसी भी कंपनी की बाइक स्कूटर कुछ भी खरीदते हो, तो वो लोग आफ्टर सेल सर्विस भी देते हैं कि आपको 1 साल में 4 सर्विस फ्री मिलेंगी। ये क्या है कि बेचने के बाद भी वो आपको रिपेयरिंग के लिए काम, मतलब सर्विस के लिए फ्री मौका दे रहे हैं, ताकि आपको कोई खराबी आए, कोई दिक्कत आए तो हम हैं। सेम आपको फोन में मिलती है, मतलब आजकल तो हर एक प्रोडक्ट पे मिलती है। तो बेसिकली, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना प्रोडक्ट एक बार बेच दिया और प्रोडक्ट बेचने के बाद आपका फोन ही नहीं उठाते। तो इसका मतलब क्या, तुम जिंदगी में दोबारा उसके पास जाओगे नहीं। लेकिन एक वो बंदा जो तुम्हारे को प्रोडक्ट बेचने के बाद, तुम्हारी बेचने के बाद भी तुम्हारे से सुनता रहता है तुम्हारी, कि हाँ भाई कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, कोई परेशानी तो नहीं है, तुम हमेशा उसके पास जाओगे और तुम और लोगों को भी रेकमेंड करोगे कि यार इसके पास जाओ, ये बंदा अच्छा है। और ये सुनता भी है, खाली ये नहीं कि बेचने के बाद मतलब निकल गया तो बात नहीं करता, उसके बाद भी सुनता है। तो पहली बात, अच्छा जब तुम उसकी सुन रहे हो बेचने के बाद भी, इसका मतलब यू आर बिहेविंग एथिकली, यू आर बिहेविंग एथिकली, इसका मतलब बिजनेस में एथिक्स होना जरूरी है। लेकिन अगर तुम किसी को प्रोडक्ट बेचने के बाद उसकी नहीं सुनोगे, तो जिंदगी में तुम्हारे को दोबारा कस्टमर नहीं देगा वो, ना रेकमेंड करेगा किसी और को। तो इसका मतलब, यू आर नॉट बिहेविंग एथिकली। और जहां इसका मतलब तुम लोगों ने खाली प्रॉफिट को अपना मेन मोटिव रखा है, एथिक्स को फॉलो किया ही नहीं। इसका मतलब तुमने वैल्यू फ्री एथिक्स वाला कंसेप्ट फॉलो करा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं चलता। तो आज की डेट में जो कंसेप्ट चलता है वो क्या चलता है? एथिक्स इन बिजनेस। तो कहता है बिजनेस क्या है, एथिक्स इन बिजनेस क्या है, जो तुम्हें मैंने बताया था कि क्या बिजनेस में एथिक्स होना जरूरी है? तो लॉ कहता है यस, आज की डेट में तो जरूरी है। आपको जो आपका स्टडी मेट भी कहता है और बड़े बड़े ऑथर्स भी कहते हैं कि बिजनेस के बिना अगर एथिक्स नहीं है तो आप शॉर्ट टर्म में भले ही ग्रो कर जाओ, आप अच्छा खासा पैसा कमा लो लोगों को लूट लाट के, लेकिन तुम लॉन्ग रन में नहीं सर्वाइव कर पाओगे मार्केट के अंदर। अच्छा, तुम्हें लगता है कि रतन टाटा हो रही या जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ये सर्वाइव कर पा रही है तो इनका बिहेवियर एथिकल इसलिए कर पा रही है? अगर शॉर्ट टर्म वाली कंपनियां होती तो वो तो कब की खत्म हो जाती, तुमने देखा ही तुम्हारे आंखों के सामने है। किसी को अगर याद हो तो एक कंपनी आई थी, बहुत पहले की बात है, 2016 पता नहीं 17 की बात है, एक कंपनी आई थी, उन्होंने कहा था हम अपना फोन लॉन्च करेंगे, उस फोन का नाम था फ्रीडम 251। तो मैं दिखाता हूँ।
फोन का नाम था फ्रीडम 251। उन्होंने एक स्कीम निकाली थी कि हम 251 रुपए में फोन लॉन्च कर रहे हैं, जिसको भी खरीदना है खरीद लो। और लोगों ने लालच में आकर किया, 251 होते क्या है, अपने घर में 4-4 5-5 फोन बुक करा लिया, अपना, अपने स्टाफ का, नौकरों का, उनको लगा क्या ये 250 रुपए। अब तुम खेलने वाले का दिमाग देखो, जिसने आपको फोन बेचा, ज्यादातर लोग 1-2 फोन ऑर्डर करेंगे, मैक्सिमम 4 ऑर्डर कर लेगा कोई बंदा, तो 250 का एक फोन है तो 1000 रुपए के 4। अगर कल को वो कंपनी 1000 रुपए का पैसा लेकर भाग भी जाएगी उस बंदे का, तो क्या वो बंदा उसके लिए कोर्ट में केस करेगा? नहीं करेगा। वो कहेगा साला गोली मारो, उससे ज्यादा तो वकील पैसे ले लेगा, केस करके क्या करना है ना। अगर किसी ने आपका 250 रुपए का फोन, आपसे, आपने 250 रुपए के फोन के लिए बुकिंग कराई, और अगर आपको फोन नहीं मिला, तो आप क्या करोगे? उसके ऊपर केस कर दोगे। देखो तुम्हारे पास पैसा बहुत है और एटीट्यूड प्रॉब्लम है कि नहीं, मैं तो उसने मेरे को धोखा कैसे दिया, पैसा गया भाड़ में 250 रुपए, मैं, मेरे को 1 लाख और लगाऊंगा मैं, लेकिन इसको अंदर पहुंचाऊंगा। कुछ इस तरीके के लोग होंगे, लेकिन ज्यादातर लोगों की सोच क्या रही होगी कि छोड़, 250 रुपए तो थे, कोई बड़ा नुकसान तो हुआ नहीं है, छोड़, इग्नोर कर, जो हो गया सो हो गया, आगे से ऐसे जगह पे पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो इन्होंने एक स्कीम निकाली, हम 250 रुपए फोन लॉन्च कर रहे हैं, हमारा मेन एम, हम दुनिया का भला करेंगे। ये दुनिया का ऐसा भला करा, ये लोग पैसा ही लेके भगलिए। तो मैं दिखाता हूँ इसकी पूरी स्टोरी, कब का केस है वो भी याद आ जाएगा, क्योंकि मेरे को एग्जैक्ट डेट नहीं याद आ रही। फ्रीडम 251 स्कैम। In the FIR, IAM Enterprises has alleged it has persuaded by Goyal and the other company officials to take up the distribution of Freedom 251, costing less than $4. आगे स्मार्टफोन in November 2015, 2015 केस है। In India, each phone cost at ₹250, approximately 250 रुपए की कॉस्ट थी। We paid ₹30 lakh to ringing bells through RTGS on different occasions। ये तो छोड़ दो। बेसिकली 251 फ्रीडम 251 का स्कैम क्या था उसके बारे में अगर तुम्हें पता लगेगा। द फोन्स लुक लाइक अ चाइनीज फोन, और इन्होंने फ्रॉड करा, लोगों से पैसे इकट्ठे कर लिए, उसके नॉन पेमेंट करी, उसका पैसा मार लिया, ये सब बता रहा है। और इसके डायरेक्टर सब अंदर है, जेल में है, खैर ठीक। और ये जो कहा जाता है कि ये जो फ्रॉड हुआ था, इसमें बीजेपी का हाथ था, कहा जाता है ऐसा। तो तुम देखोगे भी, तुम्हें गूगल पे दिख जाएगा बीजेपी स्कैम फ्रीडम 251। चलो, तो अच्छा, इसका क्या, यू आर बिहेविंग एथिकली या नॉट एथिकली? नॉट एथिकली, मतलब यू आर बिहेविंग अनएथिकली। अच्छा, अगर तुम अनएथिकल बिहेवियर करोगे, क्या तुम सर्वाइव कर पाओगे? क्या सर्वाइव कर पाए? नहीं। क्या जिंदगी में दोबारा अपनी माफी मांगकर भी दोबारा बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो कोई इनको काम देगा? नहीं देगा। इसके अलावा आपको एथिक्स फॉलो करना जरूरी है। अच्छा, जो लोग जितना अच्छा एथिक्स फॉलो करते हैं, उनकी समाज में उतनी ज्यादा रिस्पेक्ट ज्यादा होती है। रतन टाटा ग्रुप की रिस्पेक्ट इतनी ज्यादा क्यों है? क्योंकि वो लोग वर्कर्स का अच्छा ट्रीट करते हैं, अलग अलग बेनिफिट्स देते हैं। 9 आवर्स वाला बेनिफिट कि हम एक दिन में 9 घंटे से ऊपर काम नहीं करेंगे, प्रेगनेंसी के लिए बेनिफिट देते हैं, एक्सीडेंटल क्लेम देते हैं, इंश्योरेंस क्लेम देते हैं, बहुत सारे फायदे देते हैं अपने वर्कर्स को। इसलिए वर्कर्स उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, और उनकी समाज में भी क्या होती है, रिस्पेक्ट। आप जितना एथिकली बिहेव करोगे तो आप फाइनेंशियली तो ग्रो करोगे, आप मार्केट के अंदर आपकी गुडविल भी ग्रो करेगी। जितनी गुडविल ग्रो करेगी, लोगों का आपके साथ प्यार बढ़ेगा, उतना आपका अल्टीमेटली पैसा साथ साथ बढ़ने लग जाएगा। तो अब जरा देखो, ethics in business. Business is an extension of the society and hence no business can continue well for a long if it ignores social value। आ गई बात। अगर तुम लोगों का भला नहीं सोच रहे, सोशल वैल्यू मींस अगर लोगों का भला नहीं सोच रहे, खाली अपना मतलब सोच रहे हो, तो बेटा आप समाज में ज्यादा टाइम तक टिक नहीं पाओगे। वैल्यूज ऑफ पीपल ऑफ इंडिविजुअल वैल्यूज रिजल्ट इनटू सोशल वैल्यूज। अच्छा, एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट, वैल्यूज ऑफ पीपल ऑफ इंडिविजुअल वैल्यूज रिजल्ट इनटू सोशल वैल्यू। कहता है आप एक एक बंदे का आप कदर करोगे तब जाके सोशल वैल्यू बनेगी। ऐसा नहीं कि छोड़, अच्छा होता है ना कई बार, छोड़ अकेला कस्टमर था, इसकी सुन के क्या करना, भगा इसको यहाँ से, कोई एक बंदा क्या उखाड़ लेगा मेरा। भाई एक चीज समझो, एक एक बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तुम आज एक के साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहे, तुम ऐसे 2 के साथ नहीं करोगे, 10 के साथ ऐसे करते करते एक 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 मना करते चले जाओगे, और वो लोग आगे आगे लोगों को मना करते जाएंगे, तुम्हारा कितना नेगेटिव होता जाएगा। तुमको लगा तुमने एक मना करा, तुमने रोज का भी एक कस्टमर मना करा, तुमने 30 मना करे, तो वो 30 लोग आगे 300 लोगों को मना कर देंगे कि इस कंपनी से प्रोडक्ट मत खरीदना, और वो 300 लोग आगे ऐसे नेगेटिविटी बढ़ती चली जाएगी, वो आगे आगे बोलते चले जाएंगे। तो इसका मतलब कह रहा है वैल्यू ऑफ पीपल ऑफ इंडिविजुअल वैल्यू रिजल्ट इनटू सोशल वैल्यू। आप इंडिविजुअल को जितनी इंपॉर्टेंस दोगे, उतना, कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है। जब ट्यूशन टीचर ट्यूशन पढ़ाने लगता है, वो एक बच्चे से शुरुआत करता है, जैसे मैंने 2 बच्चों से करी थी, टचवुड आज बहुत अच्छा हिसाब किताब है, लेकिन 2 बच्चों से शुरुआत कर कर मैंने 300 बच्चे, 500 बच्चे पढ़ाए। अभी करंट में भी हमारे पास अप्रोक्सीमेटली, हमारे पास वर्चुअल मोड, फेस टू फेस मोड मिलाकर 500-600 बच्चा है। तो हमने भी एक एक 2-2 बच्चों से शुरुआत करी थी। तो अगर हम ये सोचते 2 चल भगा इनको, 2 को क्या करना है, हम तो 50 पढ़ाएंगे, 100 पढ़ाएंगे, तो एकदम से कोई वहां नहीं पहुंचता।
बंदे को स्टेप बाय स्टेप ही ग्रो होता है। तो आप एक को इंपॉर्टेंस दोगे, दो को इंपॉर्टेंस दोगे, उनका अच्छा रिजल्ट आएगा, वो आगे रेफरेंस देंगे, ऐसे ऐसे चेन बनती चली जाती है। तो वो कह रहा है बिजनेस एथिक्स के अंदर आप इंडिविजुअल बंदे को फोकस करो, उसको वैल्यू करो, तब जाके तुम आगे बढ़ोगे। कहते एंड दीज वैल्यूज व्हेन अडॉप्टेड बाय बिजनेस हाउसेस दे बिकम बिजनेस वैल्यूज और कॉर्पोरेट वैल्यूज। कहता है अगर वो लोग एथिक्स को बिजनेस के अंदर फॉलो करेंगे और वैल्यूज को फॉलो करेंगे, वैल्यूज समझ आता है ना, हम समझ आता है संस्कार, कस्टम्स, करेक्टर्स और वैल्यूज, वैल्यू संस्कार, संस्कारों को आप बिजनेस में इंप्लीमेंट करोगे। खाली आप ये नहीं है कि आप मनी मोटिव रख रहे हो, आप संस्कार, लोगों के साथ अच्छा बिहेव करो, जेंटली बिहेव करो। आप मालिक हो तो ये नहीं कि छोटे लोग जो है बेचारे वर्कर्स, उनका ढंग से ट्रीट ना करो, होता यही है, लेकिन आपको करना नहीं चाहिए। मेरे को, मैं एक बार बहुत पहले की स्टोरी पढ़ रहा था, मेरे को याद है आज भी। बिल गेट्स का जो मेन हेड ऑफिस है, जहां पे बिल गेट्स बैठते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के ओनर, आपको पता है बिल गेट्स, उनकी एक स्टोरी है। कहा जाता है कि बिल गेट्स जिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में बैठते थे, जिस मेन कॉर्पोरेट ऑफिस के अंदर जहां वो बैठते हैं, देखो प्लांट अलग जगह है, सारी प्रोसेसिंग अलग जगह होती है, जहां वो बैठते हैं वहां पे 40 बंदों का स्टाफ है। कुछ लोअर लेवल है, कुछ मिडिल लेवल है, कुछ टॉप लेवल है। कहा जाता है कि बिल गेट्स को उन 40 बंदों का नीचे फ्रॉम टॉप से लेकर बॉटम तक हर एक बंदे का नाम याद है, और वो उनको उनके नाम से बुलाते हैं। और उन्होंने क्लियर कट बोल रखा है कि कोई मेरे को सर नहीं बोलेगा उस ऑफिस के अंदर, मिस्टर गेट्स कह के बात करेंगे। और उसके अलावा मैं उनकी पढ़ रहा था स्टोरी कि मिस्टर गेट्स कह के बात करें, कोई उनको सर नहीं बोलेगा, और किसी को कोई भी दिक्कत है तो आप डायरेक्टली उनसे पर्सनली मिल सकते हो, कोई दिक्कत है, और वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करवाएंगे। बट ध्यान से सुनना, मैंने जो बात समझाई, इंडिया में क्या होता है पता है? इंडिया में सबसे पता टॉप लेवल मैनेजमेंट, डायरेक्टर्स, देन उसके नीचे मैनेजर्स, देन उनके नीचे असिस्टेंट मैनेजर्स, देन उनके नीचे सुपरवाइजर, देन उनके नीचे करते कराते कराते स्टाफ में सबसे लोअर लेवल पे आता है वर्कर। अगर इंडिया में वर्कर को पैसे की जरूरत है तो अल्टीमेटली पैसा कंपनी देगी, और कंपनी के पास से पैसा डायरेक्टर्स के पास से आएगा। तो हमारे इंडिया का बेचारा मजदूर, इतने मजदूर तो ऐसे जिन्होंने आज तक डायरेक्टर्स को कभी फेस टू फेस देखा भी नहीं होता, बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर उन्हें पता भी नहीं होता। बड़े बड़ी कंपनी के डायरेक्टर्स के लिए तो मजदूर कीड़े मकोड़े टाइप हैं, और वो बेचारा अपने ऊपर वाले मालिक से बात करेगा, वो अपने ऊपर करते करते उसकी बात, जितना उसको पैसे की जरूरत है वो बात जब तक पहुंचती है ना, तब तक उस बेचारे के घर में प्रॉब्लम बढ़ जाती है, अगर किसी मजदूर को पैसे चाहिए। लेकिन तुमको मैंने बिल गेट्स के अंदर क्या बताया कि अगर किसी बंदे को कोई दिक्कत है कि वो डायरेक्टली कंपनी से बात करे, बिल गेट्स के पास जाए और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करवाएगा। अच्छा, अगर ऐसा एनवायरमेंट कंपनी में बन जाएगा तो उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा ये होगा कि कल को तुम सपोज तुम उस कंपनी में 50 या डॉलर में काम करते हो पर मंथ, और तुम्हारे को अगर कल को कोई बंदा 60 या डॉलर भी देगा ना, तो तुम एक बार वो कंपनी छोड़ने से पहले सोचोगे कि यार ठीक है कि मेरे को दुनिया की जगह भले ही सामने वाला बंदा 60 या डॉलर दे रहा है, दूसरी कंपनी वाले, ठीक है मेरे को माइक्रोसॉफ्ट में 50 या डॉलर मिल रहे हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि कल को अगर मेरे को कोई दिक्कत है तो यहाँ मेरी कोई सुनने वाला है, यहाँ मेरी रिस्पेक्ट है, क्या पता वहां पे एनवायरमेंट ऐसा मिलेगा नहीं मिलेगा, और हर एक इंसान को इज्जत बहुत अच्छी लगती है, तो लोग इज्जत के लिए वहां पे रहेंगे, लोग इज्जत के लिए वहां पे रहेंगे। तो प्रैक्टिकली जहां पे एथिकल वैल्यूज होते हैं ना, अभी एथिक्स ही तो है, ये कोई लॉ थोड़ी है कि किसी को कोई दिक्कत है तो उनसे बात करे, है ना, बॉस वाला बिहेवियर ना करे, फ्रेंडली बिहेवियर करे, किसी को कोई परेशानी है उनके पास कभी भी जाए, है ना, सर मत बोलो, है ना, और इतना कोई आपकी हर बार सुनी जाएगी। तो ऐसा बिहेवियर कोई लॉ में थोड़ी लिखा है, लेकिन आपको स्टिल ऐसा बिहेवियर मिला, दैट इज एथिक्स, दैट इज एथिक्स। तो ऐसे बिजनेस ज्यादा ग्रो करते हैं, इसलिए आपको पता है बिल गेट्स, नो डाउट उनके प्रोडक्ट में दम है, लेकिन कंपनी में दम होगा, कंपनी के वर्कर्स अच्छा काम कर रहे हैं तभी तो वो ग्रो कर रहे हैं। तो आप वर्कर के साथ अच्छा बिहेव करोगे और आपका एनवायरमेंट एथिकल होगा तो बिजनेस तो ग्रो करेगा ही करेगा, एथिक्स के साथ साथ आपको प्रॉफिट भी मिलेगा। तो कहता है अब बड़ी सारी डेफिनेशंस है अकॉर्डिंग टू एंड्रयू क्रेन। पेपर में तुम्हारे ना एक एक नंबर में एमसीक्यू पूछा था, एंड्रयू क्रेन की ये डेफिनेशन लिख देगा और बताएगा, पूछ लेगा बताओ ये डेफिनेशन किस ऑथर ने बताई थी, या ये वाली लिख देगा, पूछ लेगा बताओ ये डेफिनेशन किस ऑथर ने बताई थी। तो जरा देखो, अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग बिजनेस एथिक्स की डेफिनेशन दी है। पेपर में कई बार स्टेट नोट क्वेश्चन आया था, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस एथिक्स, तो पूरा पैराग्राफ लिखा ना। तो पहले बिजनेस एथिक्स क्या है अकॉर्डिंग टू एंड्रयू क्रेन, इज अ स्टडी ऑफ बिजनेस सिचुएशंस, एक्टिविटी एंड डिसीजन वेयर इश्यूज ऑफ राइट एंड रॉन्ग आर एड्रेस। आ गई बात। बिजनेस एथिक्स अल्टीमेटली एक सिचुएशन, एक स्टडी है जहां पे हम ये देखते हैं कि बिजनेस में क्या सही है क्या गलत है, किसके साथ कैसा बिहेव करना है कैसा नहीं करना, प्रोडक्ट किस तरीके का बनाना है, प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या रखनी है, ऐसा तो नहीं किसी की हेल्थ को नुकसान तो नहीं पहुंचेगा, ये सारी चीजों को ध्यान रखना, क्योंकि लॉ नहीं है ये तो क्या है, एथिक्स, दैट इज बिजनेस एथिक्स। और नीचे क्या बोलता है, क्या सही क्या गलत में फर्क देखना बिजनेस में, दैट इज एथिक्स। द एथिक्स ऑफ बिजनेस इज द एथिक्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। द बिजनेसमैन मस्ट प्रॉमिस दैट ही विल नॉट हार्म नोइंगली। आ गई बात। अच्छा, एक लाइन है, बिजनेस ही विल नॉट हार्म नोइंगली। अगर तुम किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हो और बाय चांस आपका किसी मशीनरी में हाथ आ गया, तो इसका मतलब उस बिजनेसमैन वालों ने और सेफ्टी मेजर्स लिए हुए थे,
स्टिल कोई दिक्कत आ गई और आपका हाथ मशीनरी में अगर आपका हाथ कट गया, इसका मतलब आपको नुकसान पहुंचा है, लेकिन वो बिजनेसमैन की गलती से नहीं है, नोइंगली नहीं है, वो अननोइंगली है, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि कंपनी अनएथिकल है। लेकिन केस 2, आपकी मशीनरियां खराब हैं, आपको पता है कि कभी भी किसी वर्कर का हाथ आ सकता है, मालिक को ये बात पता है मशीन के अंदर, किसी का हाथ कट सकता है, स्टिल आपका मालिक उस मशीनरी को ठीक नहीं करा रहा, तो इसका मतलब वो अनएथिकल बिहेवियर है। वो क्या है? अनएथिकल बिहेवियर। लेकिन ये उल्टा क्या बोल रहा है, कहता है लेकिन अगर आपको ये बात नहीं पता थी और किसी के साथ कुछ हार्म भी हो जाता है, फिर वो अनएथिकल नहीं है, फिर उसे एथिकली मानेंगे, क्योंकि उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। दस बिजनेस एथिक्स ऑल्सो नोन एज कॉर्पोरेट एथिक्स। तुम्हारे पेपर में एक बार क्वेश्चन आया था 5 नंबर का, व्हाट डू यू मीन बाय कॉर्पोरेट एथिक्स, तो बच्चों को समझ नहीं आया, तो बिजनेस एथिक्स के दूसरा नाम है कॉर्पोरेट एथिक्स, इज अ फॉर्म ऑफ अप्लाइड एथिक्स or professional ethics that examines the principles and morals or ethical problems that arise in a business. What is applied ethics? Which is practically applied in the industry. बात खत्म। एक ऐसा एथिक्स जिसको हम प्रैक्टिकली इंडस्ट्री में अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज अप्लाइड एथिक्स। की बात समझ आती है कि हम लोग एम्प्लॉइज को ये बेनिफिट्स देंगे, है ना, हम एम्प्लॉय को 9 घंटे से ऊपर काम नहीं कराएंगे, हम एम्प्लॉय को अगर एक्स्ट्रा काम कराएंगे तो बोनस देंगे, ये सब क्या है? ये सब क्या है? अप्लाइड एथिक्स। हम हर बच्चों, अपने एम्प्लॉइज के बच्चों की एजुकेशन का खर्चा हम उठाएंगे, कंपनी वाले कहते हैं, दैट इज क्या है? ये सब क्या है? इसे हम क्या बोलेंगे? अप्लाइड एथिक्स। कि हमें इन एथिक्स को खाली पढ़ा नहीं, हम प्रैक्टिकली अप्लाई भी कर रहे हैं। इट अप्लाइज टू ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस कंडक्ट एंड इज रेलेवेंट टू द कंडक्ट ऑफ इंडिविजुअल्स एंड द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। ये सब पे फोकस करता है, एंटायर ऑर्गेनाइजेशन में, इंडिविजुअल्स पे, बिजनेस पे, सब पे। बिजनेस एथिक्स कंसर्न्स itself and with adhering का मतलब होता है फॉलो करना to the social principles of the situation in which business takes place. What is social principle? जो समाज के लिए प्रिंसिपल, समाज के भले के लिए प्रिंसिपल बनाए गए हैं। एग्जाम्पल, ऑनेस्टी, सेल्फलेसनेस, हम ऑनेस्ट काम करेंगे, हम सेल्फ अपना मतलब नहीं देखेंगे, हम लोगों का भला करेंगे, है ना। इसके अलावा आंसरेबिलिटी, हम लोगों के लिए हमेशा आंसरेबल हैं, वगैरह वगैरह। अब आता है बिजनेस फॉर प्रॉफिट, ये नेक्स्ट टॉपिक है, बिजनेस फॉर प्रॉफिट। ये क्या चीजें जरा देखते हैं। तो गाइज आगे बढ़ते हैं। अब बिजनेस फॉर प्रॉफिट। अच्छा एक बात तो मैं समझाऊं, तो गाइज तुम्हें अगर समझ आ रहा हो तो ये मेन जो हेडिंग है ना, ये मेन हेडिंग है एथिक्स इन बिजनेस। अब इसमें ये बिजनेस फॉर प्रॉफिट कैसे आ गया? देखो मेन हेडिंग है, मैंने जान के बोल्ड कर रखी, कैपिटल में है और बोल्ड भी है। अब ये जो है ये बोल्ड तो कर रखी है लेकिन कैपिटल में नहीं है। इसका मतलब ये जो एथिक्स इन बिजनेस का पार्ट ही मैंने दिखाया बिजनेस फॉर प्रॉफिट, और फिर उसके बाद मैंने एक नेक्स्ट टॉपिक दिखाया बिजनेस एंड एथिक्स। अच्छा बेसिकली मैंने ऊपर समझाया कि बिजनेस एथिक्स होता क्या है, नीचे हमने बताया बिजनेस फॉर प्रॉफिट। अच्छा बेसिकली क्योंकि जब बिजनेस होता है, अगर मैं खाली एथिक्स को हटा दूं, साइड करूं, तो खाली अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस का मेन एम होता है प्रॉफिट, एथिक्स का मेन एम होता है सोशल वेलफेयर। दोनों को जोड़ते तो बनता है एथिक्स एंड बिजनेस। क्या बनता है? एथिक्स एंड बिजनेस। दोनों को जोड़ते हैं कि जहां पे एथिक्स साथ साथ चलेगी, प्रॉफिट साथ साथ चलेगा। तो ऊपर अभी तुमने पढ़ा बिजनेस एथिक्स क्या होता है, और नीचे अब तुम पढ़ोगे बिजनेस फॉर प्रॉफिट। कि तुम, अच्छा इस वाले पैराग्राफ में हम सिर्फ ये पढ़ेंगे कि ये पैराग्राफ सिर्फ ये समझाएगा कि बिजनेसमैन का मेन एम प्रॉफिट होता है, एथिक्स से कोई लेन देन नहीं है। ये वाला पैराग्राफ ये बताएगा। और इसमें ये भी वो बताएगा, इसने ये भी कहा कि जो बिजनेसमैन होते हैं, जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं आपस में, या आपस में कॉम्पिटिटर नहीं भी होते तो अड़ोसी पड़ोसी दुकानदार होते हैं, अगर कल को वो कभी मीटिंग भी करते हैं, आपस में बैठते भी हैं, तो उनकी जो कन्वर्सेशन होती है फन के लिए नहीं होती ज्यादातर, और उनकी कन्वर्सेशन कोई नॉर्मल टॉपिक को लेके नहीं होती। उनकी कन्वर्सेशन हमेशा यही होती है कि हाउ टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट और हाउ टू इंक्रीज द प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट, हाउ टू इंक्रीज द प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट। अच्छा एक चीज बताओ, तुम लोगों ने देखा होगा गली मोहल्ले में पापा लोगों की दुकान होती है जैसे किसी एरिया में, तो वो दुकानदार जब आपस में बैठे होते हैं, शाम को बैठते हैं, तो आपस में कई बार ये तो यही बात कर रहे होते हैं। वो क्या बात कर रहे होते हैं? यार आज सेल ज्यादा नहीं थी, मार्केट में कस्टमर कम था, ज्यादातर यही बातें होती हैं। अच्छा यार आज मैंने इतना कमाया, आज ये प्रोडक्ट बेचा, तू बता तूने क्या बेचा। इसका मतलब वो कह रहे हैं बिजनेसमैन जब लोग आपस में बैठते हैं ना, तो वो लोग एथिक्स की बात नहीं करते, वो लोग प्रॉफिट की बात करते हैं। शायद ही कह रहा है बिजनेसमैन कभी कभार कोई अदर मैटर्स पे बात करते हैं, अदरवाइज उनका मेन दो ही मुद्दे होते हैं, हाउ टू इंक्रीज द प्रॉफिट और हाउ टू इंक्रीज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। अब जरा देखो, मगर वो क्या कहता है, ये तो पहले बता रहा है कि बिजनेस फॉर प्रॉफिट होता क्या है, लेकिन फिर आगे वो बताएगा कि बिजनेस फॉर प्रॉफिट को साथ में एथिक्स मिला दो तो कहते हैं 4 चांद लग जाएंगे। अभी आगे वाला ये पढ़ाएगा बिजनेस फॉर प्रॉफिट। अब इसका मतलब क्या है कि हम खाली प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, हमारा एथिक्स से कोई लेन देन नहीं है। ऊपर हमने पढ़ा कि एथिक्स क्या होता है, अब नीचे तुम पढ़ोगे एथिक्स एंड बिजनेस का मतलब क्या है। जहां पे बिजनेस के साथ एथिक्स को जोड़ दोगे तो बिजनेस में
काम हो जाएगा, चार चांद लग जाएंगे। देखो क्या आता है, it would seem that business ethics does not come within the reference of ethics, within the confines of ethics। कह रहा है कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि बिजनेस एथिक्स जो होते हैं वो एथिक्स का जो एक दायरा है, कन्फाइंस मींस दायरा, वो उसी के अंदर समेट के नहीं रहता। एक्चुअल में जब हम एथिक्स की बात करें तो एक एथिक्स अलग है, बिजनेस एथिक्स अलग चीज है। जरा एक चीज समझो, रोड के उस तरफ कोई बंदा खड़ा है, मैं उसकी हेल्प नहीं कर रहा, तो मैं यादव मैंने बताया था, रोड के उस तरफ कोई बंदा खड़ा है और जब मैं उसकी हेल्प नहीं कर रहा तो वो कोई एक नॉर्मल वो अनएथिकल बिहेवियर है, लेकिन उसका बिजनेस एथिक्स से कोई लेन देन नहीं है। लेकिन मैं अपने कंपनी के अंदर मजदूरों को 9 घंटे की जगह 12 घंटे काम करा रहा हूं और मैं उनको एक्स्ट्रा सैलरी नहीं दे रहा 3 घंटे काम करने की, दैट इज अनएथिकल इन द फॉर्म ऑफ बिजनेस। बिजनेस के अंदर आई एम बिहेविंग अनएथिकली। तो इसका लग रहा है नॉर्मल एथिक्स और बिजनेस एथिक्स में फर्क होता है, नॉर्मल एथिक्स और बिजनेस एथिक्स में फर्क होता है। कह रहा बिजनेस एथिक्स वो होते हैं जो बिजनेस को डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं। लेकिन अच्छा वहां पे मैंने किसी की हेल्प नहीं करी है ना, मैं रोड पे खड़े होकर किसी को गाली दे दी मैंने, दैट इज अनएथिकल बिहेवियर। मैं किसी के झूठ बोल रहा, दैट इज अनएथिकल, लेकिन उसका बिजनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं किसी को रोड पे खड़े होकर गाली दे रहा हूं या वो। लेकिन अगर वही मैं बिजनेस के अंदर आकर किसी को गाली देता हूं, मैं अपने कस्टमर्स को गालियां देनी शुरू कर दूं है, या मैं उनके साथ गलत बिहेव करना शुरू कर दूं, दैट इज बिजनेस एथिक्स, तो वो फर्क पड़ेगा। आगे कहता है एडम स्मिथ 1779 द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक, एडम स्मिथ जो थे फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक, सेज क्या क्या बोला उन्होंने, पीपल ऑफ द सेम ट्रेड सेल्डम कम टुगेदर। सेल्डम का मतलब होता है शायद ही कभी, शायद ही कभी, कम टुगेदर इवन फॉर मैरीमेंट, मैरीमेंट का मतलब होता है फन, मजे वजे, एंड डाइवर्जन, मतलब घूमने फिरने के लिए, अदर मैटर्स की बात करने के लिए। कह रहा है जो सेम ट्रेड के लोग होते हैं ना, सेम ट्रेड, जैसे मैं भी गारमेंट्स बेच रहा हूं, मेरा पड़ोसी दुकानदार है 2 दुकान छोड़ के और मेरा बड़ा इससे अच्छे रिलेशन है और वो भी गारमेंट्स बेच रहा है, तो कह रहा है सेम ट्रेड के जो लोग होते हैं वो शायद ही कभी इकट्ठे होकर बात करते हैं कि हाँ भाई फन के लिए क्या घूमने चलेंगे, आज कैसा रहा, ये वो वगैरह वगैरह। कह रहा वो लोग जब भी बैठते हैं आपस में तो उनका मेन मुद्दा एक ही होता है कि प्रॉफिट कैसे बढ़ाएं और देखो देखो आगे अभी आगे आएगा, बट द कन्वर्सेशन एंड्स इन द कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द पब्लिक और इन सम कंट्रीमेंट्स टू रेज प्राइसेस। कहता है जब भी वो लोग साथ में बैठते हैं उनका एक ही टॉपिक होता है कि हाउ टू रेज द प्राइसेस, हाउ टू रेज द प्राइसेस। पीपल फाइंड मैकेनिज्म्स, मैकेनिज्म मींस प्रोसीजर्स, टू जनरेट द हाईएस्ट पॉसिबल रिटर्न्स व्हेन कंडक्टिंग बिजनेस। कह रहा है जब ये लोग बिजनेसमैन आपस में बैठते हैं तो उनका मेन एम एक ही होता है कि बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा रिटर्न कैसे जनरेट करे। नो वन होल्ड्स इट अगेंस्ट अ वर्कर फॉर डिमांडिंग हायर वेजेस और अ लैंडलॉर्ड फॉर इंक्रीजिंग द रेंट। कहता है ये जो बिजनेसमैन लोग आपस में मीटिंग करते हैं, सेम ट्रेड के लोग, जैसे मैं भी बिजनेसमैन हूं, सब मेरे सामने मेरे साथ 2 4 5 मेरे 2 दोस्त हैं, मान लो 4 5 मेरे दोस्त हैं और वो सब लोग सेम काम करते हैं और हम लोग बैठ के अगर मीटिंग कर रहे हैं तो हम लोग मीटिंग में कह रहा हमारा मेन मुद्दा कभी भी बिजनेसमैन का ये नहीं होता कि हाँ भाई वर्कर्स का भला और किस तरीके से करना है ना। किराएदार लैंडलॉर्ड का किराया बढ़ा देते हैं, क्योंकि लैंडलॉर्ड का किराया बढ़ाना तो कोई भी पसंद नहीं करेगा, हर किराएदार ये सोचता है किराया कम हो जाए, कोई कोई सोचता है किराएदार की किराया बढ़ जाए कि हे भगवान इस बार मैंने ज्यादा प्रॉफिट कमाया है, अब मकान का किराया ज्यादा करवा दो, सारा पैसा घर लेके थोड़ी जाऊं किराया ज्यादा दूंगा, ऐसा तो नहीं होता ना। कहता है बिजनेसमैन जब आपस में बैठते हैं तो कभी एम्प्लॉइज के भले की बात नहीं करते, लैंडलॉर्ड के रेंट्स वगैरह इंक्रीज करने की बात नहीं करते, उनका खाली मेन गोल एक ही होता है, हाउ टू इंक्रीज द प्राइसेस। आगे कहता है देयर एक्शंस आर नॉट कंसिडर्ड इलीगल और एथिकल। कह रहा है और उनके एक्शंस गलत भी नहीं है। अच्छा मैंने 5 दोस्तों ने मिलकर मीटिंग करी और हमने वर्कर्स के भले के लिए कोई बात नहीं करी, हमने बस ये बात करी कि हम लोग प्रॉफिट कैसे इंक्रीज करें, तो क्या हमने अनएथिकल, क्या हमने इलीगल बिहेवियर करा है? हमने इलीगल बिहेव नहीं करा, काइंड ऑफ अनएथिकल है कि हमारे को वर्कर्स के बारे में भी सोचना चाहिए था, लेकिन ये इलीगल नहीं है। कह रहा दिट इज नॉट कंसीडर्ड इलीगल और अनएथिकल। कह रहा देयर एक्शंस आर नॉट कंसीडर्ड इलीगल और अनएथिकल। कह रहा कई बार तो हम उसे अनएथिकल भी नहीं मानते। जैसे एग्जांपल लेके बात करें, 5 लोगों ने मीटिंग करी और आपस में वो आए और प्रॉफिट की बात करके चले गए, ना उन्होंने वर्कर्स की बात करी ना उन्होंने किसी और मैटर पे बात करी, सिर्फ प्रॉफिट कैसे बढ़ाने की बात करी। क्या उन्होंने किसी के अगेंस्ट कुछ गलत बोला? नहीं। क्या वो इलीगल है? नहीं। क्या उन्होंने किसी का कुछ बुरा सोचा? ठीक है उन्होंने वर्कर्स की बात नहीं करी, लेकिन क्या उन्होंने वर्कर्स के बारे में कोई गलत पॉलिसी बनाई? नहीं। तो वो अनएथिकल भी नहीं है और इलीगल भी नहीं है। तो कह रहा कई बार वर्क जब ये लोग बिजनेसमैन लोग होते हैं आपस में जब कन्वर्सेशन करते हैं तो कह रहा है ये प्रॉफिट इंक्रीज करने की बात करते हैं और ये और मैटर्स पे बात नहीं करते, विच इज नॉट इलीगल और अनएथिकल। लेकिन मगर क्या था, प्रॉफिट्स आर द जस्ट वेजेस फॉर इन्वेस्टेड कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप। कह रहा प्रॉफिट्स बेसिकली उनका मेन एम है फॉर द एंटरप्रेन्योरशिप। देखो नॉर्मल बंदा जब एम्प्लॉई जब कंपनी में काम करता है उसको सैलरी मिलती है, लेकिन एंटरप्रेन्योर जो होता है, एंटरप्रेन्योर जो होता है, जो बिजनेस चला रहा है, बिजनेस को ग्रो करा रहा है, कंपनी का जो मालिक है, फैक्ट्री का जो मालिक है, उसका तो मेन एम है कि उसकी सैलरी क्या है, प्रॉफिट। बेसिकली उसको कोई तनख्वाह थोड़ी देगा, उसको तो जितना प्रॉफिट होगा वही उसी किस्म से उसकी सैलरी है। तो कह रहा है बिजनेसमैन के लिए, एंटरप्रेन्योर के लिए जो उसने कैपिटल लगाई
और उस कैपिटल के ऊपर जो उसको रिटर्न मिल रही है वही उसकी वेजेस है, वही उसकी सैलरी है। आगे, hence these should not be resented and should be left alone as outside the boundaries of the ethics. Business is for profit and just the reward for doing business lies in the expression returns received on the investment. कह रहा था बेसिकली उनका मेन एम यही होता है कि जब वो बैठे हैं तो कैसे से रिटर्न को बढ़ाएं, कितना इन्वेस्टमेंट में ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएं। तो बेसिकली तुमने बिजनेस फॉर प्रॉफिट में तो ये पढ़ा कि जहां पे सिर्फ ये बात करी जा रही है कि बिजनेसमैन खाली प्रॉफिट पे फोकस करता है, अदर चीजों पे फोकस नहीं करता। अब आ रहा है बिजनेस एंड एथिक्स। अब इसमें आप ये समझोगे कि अगर हम बिजनेस और एथिक्स को जोड़ दें तो कितना फायदा मिल सकता है। तुम्हारे पेपर में स्ट्रेट फॉरवर्ड भी देखो, ये सब ना अलग अलग टॉपिक्स की फॉर्म में आएंगे। अगर तुम्हारे पेपर में सिर्फ इतना पूछ ले व्हाट डू यू मीन बाय एथिक्स इन बिजनेस, तो खाली ये वाला पैराग्राफ लिख के आना, ये वाला अलग अलग डेफिनेशन। और ये तुम्हारे में पूछ ले बिजनेस फॉर प्रॉफिट, अलग से पूछ ले तो ये लिख के आना। अगर तुम्हारे में पूछ ले बिजनेस एंड एथिक्स, तो उस केस में फिर ये सारा लिख के आना, फिर ये सब नीचे वाला सारा लिख के आना डिटेल में। वर्ड अभी जरा देखते हैं बिजनेस एंड एथिक्स क्या चीज है। कहता है नो मैटर हाउ हार्ड वन ट्राइज इट इज इम्पॉसिबल टू सेपरेट लाइफ फ्रॉम बिजनेस। अच्छा, लाइफ फ्रॉम बिजनेस का मतलब क्या, जरा देखना। फॉर अ बिजनेसमैन बिजनेस इज लाइफ। आ गई बात। कहता है एक बिजनेसमैन के लिए बिजनेस ही उसकी लाइफ है, जिंदगी बिजनेस, उसकी जिंदगी उसका बिजनेस क्या है। और कह रहा है बिजनेसमैन से आप कभी भी बिजनेस अलग नहीं कर सकते। एक बिजनेसमैन दुनिया में जब पैदा हुआ बिजनेस करने के लिए, बिजनेस करके ही मरेगा। तुमने देखा ना कितने बिजनेसमैन ऐसे होते हैं जो रिटायर होने के मतलब एज रिटायरमेंट वाली आ गई तब भी अपनी बिजनेस नहीं छोड़ते। देखो नौकरी करने वाला एक टाइम को 60 साल के बाद नौकरी छोड़ देता है। जिसकी दुकान होती है ना, वो कितने लोग तो ऐसे जो मरते दम तक दुकान चलाते हैं। तो कह रहा है ये इम्पॉसिबल है कि उसकी लाइफ को बिजनेस से अलग कर दो। और बिजनेसमैन के लिए उसकी लाइफ क्या है, उसका बिजनेस। इट इज डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल टू कंडक्ट स्ट्रिक्टली ऑनेस्ट बिजनेस। लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। और कहता है बिजनेसमैन जब बिजनेस करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो जब बिजनेस करेगा तो क्या कहते हैं, ऑनेस्ट तरीके से तो बिल्कुल नहीं कर पाएगा। आपको पता है बिजनेस में 10 तरीके के झूठ बोलने पड़ते हैं, सुना होगा। कई बार अपने फायदे के लिए, कई बार ये सोच के कि यार कस्टमर को किसी तरीके की चीज बेचना तो है ही, थोड़ा बहुत झूठ बोल भी देते हैं लोग। तो कहता है बिजनेस को बिल्कुल ऑनेस्ट तरीके से चलाना डिफिकल्ट है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। महात्मा गांधी जी ने क्या बोला था, ये पेपर में हो सकता है 1 नंबर का एमसीक्यू बन जाए। महात्मा गांधी जी की एक स्टेटमेंट थी 1948 में, और क्या बोला था उन्होंने, इट इज डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल टू कंडक्ट स्ट्रिक्टली ऑनेस्ट बिजनेस। वो कहते हैं ऑनेस्टी से बिजनेस करना है ना, ऑनेस्ट समझ आता है ना, ऑनेस्ट वफादारी से, किसी के साथ गलत नहीं करना, ऑनेस्टी से बिजनेस करना इज difficult but not impossible. What is true is that honesty is incompatible with amassing of large fortune. अब देखो, इनकम्पैटिबल का मतलब होता है नॉट मिक्सेबल, नॉट मिक्सेबल। कंपैटिबल का मतलब होता है मिक्सेबल, जो हमारे साथ हम कहते हैं ना ये चीज हमारे लिए कंपैटिबल है, मतलब हमारे साथ मिक्स हो सकती है, हमारे लिए भले की चीज है। इनकम्पैटिबल इज नॉट मिक्सेबल विद अमेसिंग। अमेसिंग का मतलब होता है एक्यूमुलेटेड ऑफ लार्ज फॉर्चून। फॉर्चून, फॉर्चून का मतलब क्या होता है, लक, किस्मत। फॉर्चून मींस लक और किस्मत। कहता है बहुत ज्यादा ऑनेस्टी से काम करोगे ना तो उनके, कहता है जो लोग बहुत ऑनेस्टी से काम करते हैं ना उनकी बहुत ज्यादा किस्मत नहीं चलती। एक्चुअली में हम लोग कहते हैं ना, एक लाइन कही जाती है इधर किस्मत का मतलब क्या, पहले समझो। तुमने देखा होगा माँ बाप कहते हैं, देखो तुमने सुना होगा ना, कभी घर वाले एक डायलॉग मारते हैं बहुत अच्छा कि 1 नंबर की कमाई से इंसान अमीर नहीं हो सकता। 1 नंबर की कमाई से इंसान का घर चल सकता है लेकिन 1 नंबर की कमाई से इंसान अमीर नहीं हो सकता। 2 नंबर की कमाई वाला ही इंसान अमीर होता है। इसका मतलब 2 नंबर की कमाई बोलने का मतलब क्या है घर वाले का, कि वो बंदा ऑनेस्ट नहीं है, वो कुछ ना कुछ गलत काम करता तभी वो 2 नंबर की कमाई से पैसा कमा रहा है। तो घर वाले तभी तो ये कहते हैं कि 1 नंबर की कमाई से बंदा रईस नहीं हो सकता, 2 नंबर की कमाई से बंदा रईस होता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, तुमने देखा होगा एक बंदा नौकरी करता है ऑनेस्टी से, वो साला सारी जिंदगी नौकरी करता रहा है 40 साल तक, वो अपना मुश्किल से घर चला पाएगा और मुश्किल से अपने खर्चे निकाल पाएगा। और तुम लोग देखते हो कुछ लोग ऐसे होते हैं 2-3 साल अपना बिजनेस करते हैं और या कोई और काम करते हैं, काम धंधा करते हैं, 3-4 साल के अंदर उनकी कोठी, वैसे किराए पे रहते थे, 3-4 साल में बहुत बड़ा घर बन जाता है, गाड़ी बन जाती है। तो फिर नॉर्मल लोगों को डाउट होता है, यार मैंने सारी जिंदगी नौकरी करी, मैं तो आज तक किराए के मकान पे रह रहा हूँ, और इस बंदे ने 3 साल के अंदर एक एम्पायर खड़ा कर दिया, साला 2 नंबर का बिजनेस करता होगा। लोगों को ऐसा लगता है, लोगों को ऐसा लगता है कि, और फिर हम लोग बोलते हैं इसकी किस्मत है। हम लोग क्या बोलते हैं, एक लाइन बोलते हैं इसकी किस्मत है। ऐसे किस्मत मींस लक है ना, फॉर्चून एक ही बात है। तो कहता है किस्मत बेसिकली उन लोगों की चलती है जो लोग 2 नंबर से काम करते हैं, जो लोग ऑनेस्टी से काम करते हैं उनकी बहुत ज्यादा किस्मत नहीं होती, उनकी बहुत ज्यादा किस्मत नहीं होती।
द बिजनेस वर्ल्ड इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सोसाइटी एज इट कंसर्न विद द लाइवलीहुड्स ऑफ पीपल। लाइवलीहुड्स का मतलब होता है लिविंग लाइफस्टाइल, मतलब घर का गुजारा चल जाए। कहता है बिजनेस वर्ल्ड जो है वो बहुत सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिजनेसमैन लोगों को रोजगार देते हैं। आगे तुम लोगों को मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, आजकल ना पेरेंट्स की थिंकिंग बदल गई है। आजकल ना पेरेंट्स की थिंकिंग बदल गई है। बच्चे को बोलते बेटा पढ़ लेगा ना तो तेरी इतने अच्छे पैकेज लगेगा। और हम लोग जनरली एक तरफ कहते हैं कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, और एक तरफ हम नौकरी को प्रमोट कर रहे हैं। बच्चा हम अपने बेटे को बिजनेसमैन नहीं बनाना चाहते। हम अपने बेटे को ये चाहते हैं कि हमारा बेटा 8-10 लाख के पैकेज पे लग जाए, किसी अच्छी जगह उसकी नौकरी लग जाए, बस वो भी खुश हम भी खुश। अब एक चीज सोचो, अगर आपका अगर जितना यूथ आ रहा है अगर वह नौकरी पे ध्यान देगा तो नौकरी सारे करने वाले पैदा हो जाएंगे, तो नौकरी देने वाले कहां से आएंगे? तो कोई भी सरकार ना, देखो इसी याद रखना, हम लोग ना, हम मोदी सरकार को, कांग्रेस सरकार को, किसी भी सरकार को, केजरीवाल सरकार को दिल्ली के अंदर, मतलब कोई भी सरकार हो व्हाटसोएवर, हम लोग कोसते हैं, गालियां दे देते हैं। कोई भी सरकार आती है कि तुम लोगों ने एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ाई, तुम्हारे होते हुए अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। एक चीज याद रखना, सरकार का एम्प्लॉयमेंट से लेन देन है लेकिन बहुत रेयर है। मेनली आप लोगों की सोच पे डिपेंड करता है कि इंडिया में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। अब तुम लोग जितना ज्यादा इंडिया में तुम्हारी सोच अगर ऐसी रहेगी कि हम लोग बिजनेस करेंगे, किसी की नौकरी नहीं करेंगे, हम लोगों को नौकरी देंगे, तो उतना ज्यादा इंडिया में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। आप लोगों को रोजगार दोगे तो इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। लेकिन दिक्कत क्या है कि जो आज की नई जनरेशन आ रही है उसमें कुछ लोग तो स्टार्टअप करने की सोचते हैं, तो वो कुछ ही सक्सेसफुल हो पाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग सिक्योर लाइफ चाहते हैं। तो इनका एक एम होता है अच्छे से पढ़ लिख के नौकरी कर लें, अच्छे से पढ़ लिख के नौकरी कर लें ताकि घर चल जाए। अब नौकरी करने वाले इतने ज्यादा हो जाएंगे लेकिन नौकरी देने वाले तो कम है ना, क्योंकि नौकरी कौन देता है? बिजनेसमैन। अब नौकरी देने वाले कम है, बिजनेसमैन कम है, नौकरी करने वाले ज्यादा, तो ऑब्वियस सी बात है एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगी। तो कहता है कि इसलिए बिजनेसमैन को एथिक्स फॉलो करने चाहिए, और कहता है एथिक्स के साथ साथ काम करना चाहिए। कहता है ऑल्दो एथिक्स के साथ जब बिजनेसमैन काम करेगा तो नो डाउट वो थोड़ा लेट ग्रो करेगा, लेकिन ये नहीं है कि उसकी ग्रोथ नहीं होगी। ऑनेस्टी के साथ काम करेगा, एथिक्स के साथ काम करेगा, तो ऐसा नहीं है वो ग्रो नहीं करेगा। रतन टाटा ग्रुप ग्रो कर गया है ना, नारायण मूर्ति जी, कुमार मंगलम बिरला, ये सब बड़े बड़े लोग, है ना, ये इन्फोसिस विप्रो के मालिक जो भी सीईओ वगैरह, ये लोग ग्रो कर गए। ठीक है टाइम लगा, लेकिन ऐसा नहीं कि ग्रो नहीं करे, ग्रो तो करे। अब आता है करेक्टर ऑफ बिजनेस। कहता है अब जरा देखना, कह रहा है करेक्टर ऑफ बिजनेस क्या, देयर आर टू फूल्स इन एवरी मार्केट। कह रहा है हर मार्केट में दो तरीके के लोग होते हैं, वन आस्क टू लिटिल, वन आस्क टू मच। अच्छा, हर एक दो तरीके के लोग होते हैं ना। एक बंदा होता है जब बिजनेस करता है तो वो दो तरीके के बिजनेसमैन आते हैं। एक आते हैं छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, है ना, जो लोग गली मोहल्ले में किराने की दुकान खोल लेते हैं, गली मोहल्ले में केमिस्ट की दुकान खोल लेते हैं, गली मोहल्ले में छोटे मोटे बिजनेस करते हैं, छोटा ढाबा टाइप खोल लेते हैं। इनको ज्यादा से नहीं, इनको सब लगता है बस खर्चा चल जाए, नौकरी नहीं कर रहे लोग, अपना काम कर रहे हैं लेकिन छोटे लेवल पे कर रहे हैं। एक होते हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन, रिलायंस, टाटा, जिनको बहुत प्रॉफिट चाहिए। कह रहा है दो ही तरीके के फूल है मार्केट में। कह रहा है जिनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट चाहिए वो भी फूल है, जिनको बहुत कम प्रॉफिट चाहिए वो भी फूल है। कह रहा है एक रशियन प्रोवर्ब है, ये क्या है, एक रशियन प्रोवर्ब, वन आस्क टू लिटिल वन आस्क टू मच, सो सेज अ रशियन प्रोवर्ब। तुम्हारे पेपर में आ सकता है कि ये वन आस्क टू लिटिल वन आस्क टू मच, ये कौन सी प्रोवर्ब है, इंग्लैंड की प्रोवर्ब है, रशियन प्रोवर्ब है, इंडियन प्रोवर्ब है, वगैरह वगैरह करके ऑप्शन में आ सकता है। तो बेसिकली कह रहा है रशियन एक प्रोवर्ब है, उन्होंने बोला दो तरीके के फूल है मार्केट में, दो तरीके के पागल लोग हैं, एक जो बहुत ज्यादा मांगते हैं, एक बहुत जो कम मांगते हैं। कहता है लोग पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कहता है इज देयर अ कंसेप्ट कॉल्ड बैलेंस प्रॉफिट। क्या ऐसा हो सकता है जब ज्यादा प्रॉफिट भी कमाने का लालच ना रहे और बहुत कम भी ना रहे, बैलेंस रहे? आगे कहता है बिजनेस इन अ सोसाइटी रिफ्लेक्ट्स इट्स करेक्टर। कहता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का एक बॉडी है। ट्रांसपेरेंसी जैसे WHO है, ऐसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भी क्या है, एक बॉडी है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक बॉडी है, क्या है ये, एक बॉडी है जर्मनी की, इसको हम शॉर्ट में TI भी बोलते हैं। एक ये बॉडी है कहां की, जर्मनी की, और इसका हेडक्वार्टर है बर्लिन में। तो कहते द बिजनेस इन अ सोसाइटी रिफ्लेक्ट्स इट्स कैरेक्टर इन ट्रांसप्लांटेशन एंड इट्स करप्शन परसेप्शन इंडेक्स गिवन फिनलैंड, डेनमार्क, न्यूजीलैंड द फर्स्ट प्लेस
with 9.4 point, it is way down just 0.3.5 points on a scale of 10. अच्छा, अब इसका ना समझो, एक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक बॉडी है और ये ना ये करप्शन नापते हैं कि किस कंट्री में कितनी करप्शन है। जिस कंट्री में सबसे कम करप्शन होगी उसको ज्यादा ग्रेडिंग मिलेगी, जिसमें हाईएस्ट करप्शन होगी उसको कम ग्रेडिंग मिलेगी। तो कहता है कि आउट ऑफ 10 अगर ग्रेडिंग दी जाए कि 10 में से, जैसे हम कहते हैं ना 10 में से 9 ग्रेड मिले, बहुत अच्छी पिक्चर है मूवी के लिए, वैसे 5 में से ग्रेड दिए जाते हैं। कोई खाने की ग्रेडिंग देते, तुम लोग देखते हो यूट्यूबर ग्रेड देते हैं 10 में से कितने ग्रेड देने, खाना कैसा लगा वगैरह वगैरह। तो अगर मैं 10 में से ग्रेडिंग की बात करूं तो इन्होंने कंट्रीज, एक ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक बॉडी है, इसने अलग अलग कंट्री को एक ग्रेडिंग दी है कि कौन कंट्री कितनी करप्ट है। जिसकी ग्रेडिंग जितनी ज्यादा अच्छी होगी वो उतनी कम करप्ट होगी, जिसकी ग्रेडिंग जितनी कम होगी वो उतनी ज्यादा करप्ट होगी। तो उसमें उन्होंने बोला कि फिनलैंड, डेनमार्क एंड न्यूजीलैंड की 9.4 पॉइंट है, मतलब उनको आउट ऑफ 10 पॉइंट्स 9.4 पॉइंट्स मिले हैं तीन कंट्रीज को, फिनलैंड, डेनमार्क एंड न्यूजीलैंड। फिनलैंड, डेनमार्क एंड न्यूजीलैंड, ये तीन कंट्रियां हैं जिनको 9.4 पॉइंट मिले, और इंडिया को मिले हुए हैं, इंडिया को मिले हैं 3.5 पॉइंट्स आउट ऑफ 10। मतलब इंडिया वन ऑफ द हाईली करप्ट कंट्री के अंदर आता है एज पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। एज पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल उन्होंने बोला है कि सबसे कम करप्शन इन तीन कंट्रीज में है, फिनलैंड, न्यूजीलैंड, डेनमार्क। और तुम्हें पता ही यार इंडिया के सरकारी दफ्तरों के हाल देख लो जाकर, जगह जगह पे करप्शन है, हर जगह पे पैसा खिलाना होता है। इंडिया में आपको कोई भी काम करना पैसा खिलाना है। इंडिया को 10 में से 3 साढ़े 3 ग्रेड मिले, मतलब इंडिया वर्ल्ड वाइड फेमस है कि हमारी कंट्री हाईली करप्ट कंट्री है। इस पॉइंट से मेरे को एक याद आया, तुमने अगर सुना हो ना, जैसे इंडिया में जिंदल स्टील्स बहुत फेमस है ना, जैसे इंडिया में जिंदल स्टील्स है बहुत फेमस। अच्छा, जिंदल स्टील्स हो गया, टाटा स्टील्स हो गया, टाटा ग्रुप का, ये इंडियन ब्रांड है बहुत फेमस। ऐसे ही ना एक मित्तल स्टील, ये तो इंडिया के हैं, ये तो कहां के हैं, इंडिया के। ऐसे ही ना एक मित्तल स्टील्स है, लेकिन ये मित्तल स्टील्स ना इंडिया के नहीं है, ये यूके के हैं, यूनाइटेड किंगडम के। और इसके जो मालिक है वो है लक्ष्मी नारायण मित्तल, और ये भी स्टील किंग है, इनको स्टील का किंग कहा जाता है। और इन्होंने, ये लोग, ये वैसे इंडियन है लेकिन ये इंडियन बॉर्न नहीं है, मतलब इंडिया का ऐसे कनेक्शन, इनके फादर फॉर फादर वगैरह इंडिया के थे। और डोंट नो, मेरे ख्याल से ये भी इंडिया के हो तो मेरे को आइडिया नहीं, लेकिन ये इनका टोटली जो बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट है वो यूके वगैरह में और यूरोपियन कंट्रीज में और यूके वगैरह में एस्टेब्लिश्ड है। इंडिया में ना इन लोगों ने सोचा था कि इंडिया में आएंगे, तो इनके एक जो ऑनर है, सीईओ है लक्ष्मी नारायण मित्तल, उनकी एक स्टेटमेंट थी कि मैं दुनिया में बिजनेस करना पसंद करता हूं, लेकिन इंडिया में करना पसंद इसलिए नहीं करता क्योंकि इंडिया में जगह जगह करप्शन है, हर स्टेप पे करप्शन, पैसा चढ़ाना पड़ता है। इंडिया में काम करना आसान नहीं है, इंडिया में बिजनेस करना आसान नहीं है। तो इंडिया वर्ल्ड वाइड फेमस है करप्शन के इंडेक्स में, और इंडिया को इसलिए 3.5 ग्रेडिंग मिली हुई है आउट ऑफ 10। किसने दी है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक बॉडी है, कहां की, जर्मनी की, उसने दी है। तो कहता है कि करेक्टर ऑफ अ बिजनेस क्या है, कह रहा है बिजनेस के अंदर दो तरीके के लोग हैं, एक वो जिनको बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, वो करप्शन करने को तैयार है, एक वो जिनको बहुत कम पैसा चाहिए, जिनको करप्शन से कोई लेन देन नहीं है, हम अपना कम में कमाकर खुश हैं। लॉ कहता है ऐसा मत करो, ना करप्शन ज्यादा करो ज्यादा कमाने के चक्कर में, ना कम कमो, बैलेंस बनाकर रखो। तो कहता है उसके लिए अगर हम अपना बिजनेस इंप्रूव करेंगे तो हमारा बिजनेस वो कैसे इंप्रूव होगा, बिजनेस बिहेवियर से। कह रहा है करप्शन तो बिजनेस में आती रहती है, आप बिहेवियर अच्छा रखोगे तो बिजनेस अच्छा ग्रो करेगा। ये था करेक्टर ऑफ बिजनेस। तो करेक्टर ऑफ बिजनेस में बेसिकली वो क्या कहना चाह रहा है कि बिजनेस में वो कहना चाह रहा है कि करेक्टर क्या है कि करप्शन ज्यादा है, बिना करप्शन के बिजनेस ग्रो नहीं हो पाता, लेकिन हमारे को अच्छी बैलेंस रखनी चाहिए। मैं एक बार ना डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट देख रहा था, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि किसी भी कंट्री के अंदर लिटिल बिट करप्शन होनी जरूरी है, बिना करप्शन फ्री कंट्री भी ग्रो नहीं हो सकती, थोड़ी बहुत करप्शन होनी जरूरी है। लेकिन इंडिया में तुम आओ तो करप्शन, ऑनेस्टी थोड़ी सी कम है, ऑनेस्टी बहुत कम है, करप्शन तो बहुत ज्यादा है, उल्टा ही हुआ पड़ा है। लोग कहते हैं ऑनेस्टी ज्यादा होनी चाहिए, करप्शन थोड़ी बहुत भी है तो चलेगी कोई बात नहीं, लेकिन इंडिया में करप्शन बहुत ज्यादा है, ऑनेस्टी थोड़ी सी है, उल्टा है। अब आता है प्रोफेशनल एथिक्स। अब ये क्या चीजें जरा देखते हैं। तो गाइस आगे बढ़ते हैं। प्रोफेशनल एथिक्स, प्रोफेशनल एथिक्स कहता है द अफोर मेंशन डिस्कशन। अफोर मेंशन डिस्कशन का मतलब है जो ऊपर डिस्कशन किया गया
करेक्टर ऑफ बिजनेस, बिजनेस एथिक्स के बारे में, इंडिया किस रेटिंग में आता है हमारे को वर्ल्ड में, करप्शन के अंदर हमारा नाम है और हमारे 12 में से 3.5 पॉइंट दिए गए हैं। अब अगर मैं प्रोफेशनल एथिक्स की बात करूं, द अफोरमेंशन्ड डिस्कशन में बी अंडरस्टूड थ्रू द फॉलोइंग डिस्टिंक्शन, एथिक्स एंड बिजनेस एथिक्स। कहता है एथिक्स और बिजनेस एथिक्स में भी फर्क होता है। कहता है वी हैव स्टडीड द डिस्टिंक्शन बिटवीन नॉर्मेटिव एंड प्रैक्टिकल एथिक्स एंड हैव एस्टैब्लिश्ड दैट बिजनेस एथिक्स कम अंडर द प्रैक्टिकल एथिक्स। अच्छा, बिजनेस एथिक्स क्या है? कहता है बिजनेस एथिक्स वो है जिसको हम प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। प्रैक्टिकली मतलब इन द फॉर्म, जहां पे हम बिजनेस में अप्लाई करते हैं। और नॉर्मल एथिक्स और बिजनेस एथिक्स में क्या फर्क है? अच्छा एक बात बताओ, मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दिया था कि तुम रोड पे जा रहे हो और तुमने ना किसी बंदे का मान लो एक्सीडेंट होता देख लिया, किसी बंदे का एक्सीडेंट हो गया और वो बंदा रोड पे पड़ा हुआ है। अब नॉर्मली हमारे माँ बाप ये सिखाते हैं किसी का एक्सीडेंट हो जाए और आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए। मान लो मिस्टर ए रोड से जा रहा है, बाय रोड जा रहा है और मिस्टर बी का एक्सीडेंट हो गया। अब मिस्टर ए देख रहा है बी का एक्सीडेंट हो गया, वो स्टिल उसकी हेल्प नहीं कर रहा। दिस इज अनएथिकल, ये अनएथिकल है, राइट? किसी की हेल्प ना करना इज अनएथिकल बिहेवियर। लेकिन क्या इसका बिजनेस एथिक्स से कोई लेन देन है? क्या इस चीज का बिजनेस पर कोई इंपैक्ट पड़ रहा है? नहीं। इसका मतलब दिस इज नॉर्मल एथिक्स, ये खाली एथिक्स है, ये बिजनेस एथिक्स नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं, मेरी एक कंपनी है, मैं अपने स्टाफ को सैलरी टाइम पे नहीं देता, मैं अपने स्टाफ को सैलरी टाइम पे नहीं देता है, मैं अपने स्टाफ को गालियां देता हूं, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करता हूं अपने स्टाफ के साथ, ठीक? मैं अपने स्टाफ के साथ मारपीट करता हूं। अगर ऐसा कुछ करता हूं तो ये भी मेरा बिहेवियर अनएथिकल है, ये भी अनएथिकल है। लेकिन इससे बिजनेस पे इंपैक्ट पड़ेगा, इससे, और मैं टाइम पे सैलरी दे रहा हूं, उनके साथ गलत बिहेव कर रहा हूं, इससे बिजनेस पे इंपैक्ट पड़ेगा। तो बिजनेस एथिक्स और एथिक्स में फर्क समझ आता है। मैं एनवायरमेंट को नुकसान कर रहा हूं, मैं पॉल्यूशन फैला रहा हूं, तो कितनी सारी फैक्ट्रियां ऐसी हैं जो पॉल्यूशन करती हैं, मैं मेजर्स नहीं ले रहा पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के, और अल्टीमेटली मैं एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहा हूं। तो ये भी क्या है? बिजनेस एथिक्स में फॉलो नहीं कर रहा। इसका कह रहा है एथिक्स और बिजनेस एथिक्स में फर्क होता है। और कह रहा है जो नॉर्मल एथिक्स होती है बेसिकली हम उसे नॉर्मेटिव एथिक्स के अंदर गिनते हैं। और नॉर्मेटिव एथिक्स कुछ याद हो तो मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था। नॉर्मेटिव एथिक्स क्या होती है? जहां पे हम सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग देखते हैं, सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग देखते हैं और हम कंपेयर करते हैं कि क्या ये सही है या गलत, क्या ये सही है या गलत। देखो, किसी की हेल्प ना करना गलत है, जैसे हमने एग्जांपल दिया। और कह रहा है जो बिजनेस एथिक्स होता है ना, बिजनेस एथिक्स जो होता है वो एक काइंड ऑफ अप्लाइड एथिक्स है। वो क्या है? अप्लाइड एथिक्स। तुम्हें याद होगा अप्लाइड एथिक्स भी मैंने कराया था। अप्लाइड एथिक्स वो होता है जो इंडस्ट्री में प्रैक्टिकली अप्लाई होता है, जैसे हम प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, ये तो उल्टा हो गया, जैसे हम इससे तो हम स्टाफ की सैलरी नहीं दे रहे तो हम अनएथिकल बिहेव कर रहे हैं, लेकिन अगर हम वर्कर्स को एक्स्ट्रा छुट्टी देते हैं, है ना, हम वर्कर्स को कोई परेशानी है तो उनके लिए कंपनसेशन देते हैं, इसका मतलब वो हम प्रैक्टिकली इंडस्ट्री में फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब अप्लाइड एथिक्स है। और अप्लाइड एथिक्स ही क्या होता है? बिजनेस एथिक्स के पार्ट होता है। अप्लाइड एथिक्स बिजनेस एथिक्स का पार्ट है। चलो अब देखो, कहता है वी हैव स्टडीड डिस्टिंक्शन बिटवीन नॉर्मेटिव एथिक्स एंड प्रैक्टिकल एथिक्स एंड वी हैव एस्टैब्लिश्ड दैट द बिजनेस एथिक्स कम अंडर प्रैक्टिकल एथिक्स। सॉरी, ये उल्टा बोल गया मैं, बात एक ही है। मतलब कह रहा है अप्लाइड एथिक्स का दूसरा नाम होता है प्रैक्टिकल एथिक्स, जिसको हम प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। तो कहता है जो बिजनेस एथिक्स होता है वो अप्लाइड एथिक्स का ही पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है? अप्लाइड एथिक्स का पार्ट होता है। ऑब्वियस सी बात है ना, क्योंकि ये बहुत बड़ी टर्म है और इसके अंदर क्या आता है? एक बिजनेस एथिक्स। आगे these codes keep evolving means sorry ऊपर दें, and is applied to a particular activity। कहता है just as a society function on the social codes of conduct and a country is governed by its constitution। कहता है सोसाइटी जो है वो सोशल कोड ऑफ कंडक्ट से चलती है। सोशल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होते हैं? अभी मैंने तुम्हें ऊपर बताया था। वैसे कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या होता है? कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब अगर तुमसे कोई सीधी सी भाषा में पूछ ले तो क्या होता है? डूज एंड डोंट्स, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हमें सबके साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए, हमें किसी के साथ झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें सबकी हेल्प करनी चाहिए, हम सेल्फिश नहीं होने चाहिए। समझ आता है? डूज एंड डोंट्स। तो सोशल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? सोशल कोड ऑफ कंडक्ट वो है जो समाज में फॉलो किया जाता है। एग्जाम्पल इसके अंदर क्या क्या आ सकता है? ऑनेस्टी, सेल्फलेसनेस, हेल्पिंग नेचर, एटसेट्रा। सॉरी। तो बेसिकली हमें सबकी हेल्प करनी चाहिए, हमें सेल्फलेसनेस नहीं होना चाहिए, मतलब सेल्फलेसनेस होना चाहिए, हमें सेल्फिश नहीं होना चाहिए। सेल्फलेसनेस का मतलब होता है लोगों का भला सोचो, अपने फायदे से पहले लोगों का भला सोचो। हेल्पिंग नेचर होना चाहिए, लोगों की हेल्प करनी चाहिए, वगैरह वगैरह।
और कह रहा है जब कहता है इन अदर वर्ड्स, कहता है एंड अ कंट्री इज गवर्न बाय इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, अ बिजनेस इज रन ऑन कॉर्पोरेट कोड। कहता है जो सोसाइटी है ना वो सोशल कोड से चलती है। सोशल कोड मतलब हमें ये सब चीजें ध्यान रखनी है, समाज का भला करना है। कह रहा है लेकिन जो कंपनीज होती है ना, कंपनीज वो कॉर्पोरेट कोड्स पे चलती हैं। कॉर्पोरेट कोड्स का मतलब होता है बिजनेस कोड्स। बिजनेस कोड्स बोल लो या कॉर्पोरेट कोड्स बोल लो, तो इसका मतलब दो मतलब हो गए। सोसाइटी चलती है सोशल कोड्स पे, एंड कंपनीज चलती हैं बिजनेस कोड्स पे, या इसे कॉर्पोरेट कोड्स भी बोलते हैं। सोसाइटी चलती है सोशल कोड्स पे, कंपनीज चलती हैं बिजनेस और कॉर्पोरेट कोड्स पे, बिजनेस और कॉर्पोरेट कोड्स पे। सोशल कोड्स मैंने तुम्हें समझा दिया, जैसे एग्जांपल ऑनेस्टी होनी चाहिए, है ना, हेल्पिंग नेचर होना चाहिए, सेल्फलेसनेस होनी चाहिए, है ना, अभी पढ़ाया था सेल्फलेसनेस होनी चाहिए। और क्या क्या चाहिए, और क्या क्या होना चाहिए है भाई? फेयरनेस होनी चाहिए, पहले सेल्फलेसनेस होनी चाहिए, यहां लिखते थे। फेयरनेस होना चाहिए मतलब सबके साथ फेयर बिहेव करो, इक्वल ट्रीटमेंट दो सबको, मतलब एटसेट्रा। यहां पे क्या आ सकते हैं, एम्प्लॉइज को टाइमली सैलरी दो, ओवर टाइम अगर करवा रहे हो तो ओवर टाइम का कंपनसेशन दो, ओवर टाइम वेजेस दो अगर करवा रहे हो तो, है। एनवायरमेंट के भला सोचो, एनवायरमेंट को डिग्रेड मत करो, डिग्रेड मत करो मतलब गलत मत करो, एनवायरमेंट को गंदा मत करो। और क्या आ सकता है, प्रेग्नेंट वुमेन्स को बेनिफिट दो, मैटरनिटी बेनिफिट, प्रेग्नेंट वुमेन्स को मैटरनिटी बेनिफिट दो, एटसेट्रा। तो नीचे आते हैं। अच्छा एक चीज और बताओ, क्या खाली यही फॉलो करना है या ये भी फॉलो करना है? ऑब्वियस है ये भी फॉलो करना है, मतलब जब बिजनेस में आओगे तो ऑनेस्टी तो होनी चाहिए, हेल्पिंग नेचर होना चाहिए, सब चीजें यहां लगेंगी, ये एक्स्ट्रा लगेंगी। मतलब सोशल कोड्स में तो खाली यही सब लगेंगी, लेकिन बिजनेस कोड्स में जो ये सोशल कोड्स वाली चीजें, क्योंकि अल्टीमेटली बिजनेस में लोग तो काम कर रहे हैं ना, तो ये सब तो लगेंगे लगेंगे, ये भी लगेंगे आगे। देयरफॉर देयरफॉर क्या बोलता है, therefore not only should business be defined within the confines of ethics but should be practiced strictly under its own professional code of conduct। आगे बात कह रहा है कि ये नहीं है कि आप बिजनेस को खाली एथिक्स तक रोक दो, खाली यहां तक मत रोको, यहां तक मत रोको, इनके साथ में एक्स्ट्रा कोड ऑफ कंडक्ट भी होने चाहिए। वो ये रे मतलब मैंने तुम्हें बताया ना, बिजनेस के अंदर नॉर्मल एथिक्स तो लगेगा लगेगा, ये सब तो लगेगा लगेगा, साथ में एक्स्ट्रा चीजें भी लगेंगी ये वाली, तो यही बता रहा है। कन्फाइंस का मतलब होता है रोक लगाना, कन्फाइंस का लग रहा है बिजनेस खाली नॉर्मल एथिक्स तक नहीं रुकेगा, उसके अंदर प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट भी होना चाहिए। प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर ये सब चीजें आ गई, है ना। आगे, दिस डिस्टिंक्शन हेल्प्स टू ओरिएंट द जनरल प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स एंड बिजनेस टू अ पर्टिकुलर एक्टिविटी। द प्रिंसिपल हाउएवर डू नॉट चेंज। फॉर इंस्टांस जरा देखो, यहां से एग्जांपल दे रहा है, कहता है देयर इज अ मैनेजर हु इज डूइंग वेरी वेल इन हिज करियर because he is both efficient and honest. To his neighbors and friends, he is not only a very successful businessman, but also a very good family man. To a question asked by a journalist on how he divided his time between his family, how he divided his, ये नीचे आ गया, how he divided his time between his family and business despite his busy schedule, he replied efficiently। कुछ याद हो तो तुमने ना दो चीजें पढ़ी थी बिजनेस स्टडीज के अंदर,
तुमने दो चीजें पढ़ी थी बिजनेस स्टडीज के अंदर, अगर कुछ याद हो तो। एक पढ़ा था एफिशिएंसी और एक पढ़ा था इफेक्टिवनेस। कुछ पढ़ा था, याद आ रहा है? एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? डूइंग द टास्क करेक्टली ऑन टाइम विद मिनिमम कॉस्ट। डूइंग द टास्क करेक्टली ऑन टाइम with minimum cost। एंड इफेक्टिवनेस का मतलब होता है डूइंग द टास्क करेक्टली ऑन टाइम। तुम्हें ना एग्जाम्पल से समझा, बस इतना ही लिख के छोड़ दो बस। मतलब अपने टाइम पे काम कर लिया, इफेक्टिवनेस है। मतलब देखो, तुम मान लो एक बंदा 8 आवर्स में 100 यूनिट्स बनाता है। एक बंदा 8 आवर्स में 100 यूनिट्स बनाता है, और मान लो मिस्टर ए 8 आवर्स में 100 यूनिट्स बनाता है, मिस्टर बी भी 8 आवर्स में 100 यूनिट्स बनाता है, और ये स्टैंडर्ड टाइम है। मतलब नॉर्मली 100 यूनिट्स बनाने के लिए 8 घंटे लगते हैं। लेकिन 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 मान लो एक मिस्टर सी है, उसने 8 आवर्स में 140 यूनिट बना दी। इसका मतलब ही इज एफिशिएंट, सॉरी, इसका मतलब ये क्या है? एफिशिएंसी। ये क्या है? एफिशिएंसी। इसने डूइंग द टास्क करेक्टली ऑन टाइम करा विद मिनिमम कॉस्ट। अच्छा, मिनिमम कॉस्ट क्यों? इन लोगों की 8 घंटे की कॉस्ट के लिए कितने यूनिट बनाते हैं? इनको 8 घंटे की जो तनख्वाह मिलती है उसमें 100 यूनिट बनाते हैं। इसको जो 8 घंटे की तनख्वाह मिली उसमें 40 यूनिट बना रहे हैं। इसका मतलब इसने कॉस्ट कम कर दी। कंपनी के लिए तो बढ़िया कर दी, इसको हम बोलेंगे एफिशिएंसी। लेकिन अब एक ध्यान से देखना, एक बंदा और है मिस्टर डी, इसने 8 घंटे में खाली 8 आवर्स में खाली 80 यूनिट्स बनाई। कितनी बनाई? 80। तो क्या ये एफिशिएंट है? नहीं। क्या ये इफेक्टिव है? नहीं। ये दोनों में ही कहीं नहीं आ रहा। अच्छा, 8 घंटे का नॉर्मल टाइम है 100 यूनिट। अगर आपने 8 घंटे में 100 की 100 बना दी, मतलब डूइंग द टास्क करेक्टली ऑन टाइम, तो आप खाली इफेक्टिव हो। अगर आपने 8 घंटे में 100 से ज्यादा बना दी स्टैंडर्ड टाइम से ज्यादा, तो आप एफिशिएंट हो। और अगर आपने 8 घंटे में 100 से भी कम बनाई, तो ना आप इफेक्टिव ना आप एफिशिएंट हो, आप इनएफिशिएंट हो। तो अब ये क्या कह रहा है? कह रहा है किसी बंदे ने किसी से पूछा, एक पर्सन से पूछा कि भाई आप अपनी फैक्ट्री को भी प्रॉपर टाइम देते हो, अपने बिजनेस को प्रॉपर टाइम देते हो, और आप अपने नेबर्स और फ्रेंड्स को भी प्रॉपर टाइम देते हो, कैसे देते हो? तो उसने बोला एफिशिएंटली। एफिशिएंटली का मतलब समझ आता होगा कि वो टाइम मैनेज करता है, वो कंपनी को भी प्रॉपर ध्यान देता है, और वो अपने फैमिली पे भी प्रॉपर ध्यान देता है। और प्रैक्टिकल लाइफ तो यही है, एक्चुअल लाइफ तो यही है कि इंसान जब दोनों का बैलेंस रखेगा तभी जिंदगी में सक्सेसफुल होगा। तुम बहुत अच्छा पैसा कमा लोगे, तुम्हारी फैमिली तुम्हारे साथ नहीं है, तुम तो भी बेकार हो। तुम सारा दिन फैमिली में घुसे रहते हो, तुम पैसा नहीं कमा रहे, तो भी बेकार हो। तुम दोनों चीज का बैलेंस होना चाहिए। एंड कहता है व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस, उससे पूछा गया, तो उसने बोला ऑनेस्टी। अब तुमने इसमें क्या सीखा? ये जो ऑनेस्टी है, ये नॉर्मल एथिक्स है। ऑनेस्टी जो है, ये जो ऑनेस्टी है, ये वाला पॉइंट हो गया सोशल कोड। और ये जो इफेक्टिवनेस वर्ड है, ये जो इफेक्टिवनेस वर्ड है, ये यहां पे आ जाएगा। एफिशिएंट, एफिशिएंट जो वर्ड है यहां आ जाएगा। बिजनेस कोड, कि आप ढंग से काम कर रहे हो, ऑन टाइम काम कर रहे हो, मतलब यहाँ पे पैसे की बात हो रही है, बिजनेस कोड। इसका अलावा ये बिजनेस कोड है। तो जब आप सोशल कोड और बिजनेस कोड का बैलेंस मेंटेन करोगे, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोफेशनल एथिक्स। उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोफेशनल एथिक्स। तो सक्सेसफुल वही बंदा है जो प्रोफेशनल एथिक्स तरीके से बिहेव करता है, वो समाज को भी ध्यान रखता है और बिजनेस को भी ध्यान रखता है। तो इसके अलावा आप एफिशिएंटली काम कर रहे हो, इसका मतलब दैट इज बिजनेस कोड। आप ढंग से कोड फॉलो कर रहे हो। और अगर आप ऑनेस्टी से काम कर रहे हो, दैट इज सोशल कोड। अगर आप दोनों का मेंटेन करें, इसने क्या बोला? उससे पूछा कि आप बिजी शेड्यूल कैसे मेंटेन करते हो, उसने बोला एफिशिएंटली। उससे पूछा कि आपकी सक्सेस का राज क्या है, उसने बोला ऑनेस्टी। तो दोनों का मेंटेन करके चल रहा है, दैट इज क्या हो गया ये? फिर ये क्या हो गया? इसको हम क्या बोलेंगे? प्रोफेशनल कोड, दोनों का मिक्सचर। तो जर्नलिस्ट looks inquiry as if to say, look, business and family are separate. The businessman said both efficiency and honesty work equally well at work and at home. आ गई बात। जर्नलिस्ट बोलता है भाई देखो, सुनो, लुक मतलब सुनो, दोनों चीजें अलग हैं, फैमिली अलग चीज है, बिजनेस अलग चीज है। लेकिन बिजनेसमैन बोलता है नहीं, अगर आप एफिशिएंसी और ऑनेस्टी के साथ काम करोगे तो दोनों चीजें बराबर हैं, वर्क और होम। अगर आप दोनों को ध्यान दोगे ऑनेस्टी और एफिशिएंसी से, आप वफादारी रखोगे अपने काम के प्रति, और आप एफिशिएंसी रखोगे अपने काम के प्रति और फैमिली के प्रति, और बिजनेस ऑनेस्टी रखोगे अपनी फैमिली के प्रति, तो दोनों चीजें बराबर हैं।
ये उन्होंने बताया, दैट इज प्रोफेशनल एथिक्स। तो कहता है दस बिजनेस एथिक्स दस प्रोफेशनली एडहेयर्स टू अ कोड ऑफ कंडक्ट। तो कह रहा है ये बेसिकली प्रोफेशनल एथिक्स जो था ना, ये जो तुम पढ़ रहे थे, ये प्रोफेशनल एथिक्स अल्टीमेटली किसका पार्ट है? बिजनेस एथिक्स का ही पार्ट है। देखो तुम अगर समझो ना तो ये ऐसे चल रहा था, ये देखो, ये है मेन हेडिंग। मेन हेडिंग क्या है? ये रही एथिक्स इन बिजनेस। फिर उसके अंदर हमने पढ़ा कि बिजनेस में एथिक्स क्या होता है, फिर बिजनेस पर प्रॉफिट क्या होता है, फिर बिजनेस और एथिक्स को जोड़ के पढ़ा, फिर उसके बाद पढ़ा कैरेक्टर बिजनेस क्या होता है, फिर हमने पढ़ा प्रोफेशनल एथिक्स क्या होता है, जहां पे प्रोफेशनल एथिक्स होता है जहां पे नॉर्मल एथिक्स प्लस बिजनेस एथिक्स को दोनों को कंबाइन कर देते हैं। फिर उसके बाद ये उसी का पार्ट चल रहा है, फिर अल्टीमेटली अब वो इसको सम अप कर रहा है। तो कहता है कि बिजनेस एथिक्स दस प्रोफेशनली एडहेयर्स। एडहेयर्स का मतलब होता है फॉलो करना। एडहेयर का मतलब क्या होता है? फॉलो करना। एडहेयर मींस फॉलो करना। तो कहता है बिजनेस एथिक्स दस प्रोफेशनली एडहेयर्स टू अ कोड ऑफ कंडक्ट that is in accordance with the normative principles. Further, it may be concretely stated that the professional bear the following market characteristics. वो कह रहा है नॉर्मली बिजनेस एथिक्स के अंदर नॉर्मेटिव प्रिंसिपल तो लगता ही है। नॉर्मेटिव प्रिंसिपल मींस जहां पे चेक करना कि ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है, राइट हो रहा है या रॉन्ग हो रहा है। तो अल्टीमेटली आप नॉर्मल एथिक्स फॉलो करो या बिजनेस एथिक्स फॉलो करो। नॉर्मल एथिक्स में हम ये देखते हैं कि हमने किसी के साथ कुछ गलत तो नहीं करा, हमने झूठ तो नहीं बोला, हमने चोरी तो नहीं करी, ये सब चीजें। तो बिजनेस एथिक्स के अंदर हम ये देखते हैं हम समाज के साथ नुकसान तो नहीं कर रहे, हम एम्प्लॉय के साथ गलत तो नहीं कर रहे। अल्टीमेटली हम दोनों जगह राइट और रॉन्ग देख रहे हैं। तो कह रहा है अल्टीमेटली बिजनेस एथिक्स के अंदर राइट और रॉन्ग तो हम देखते ही हैं। तो अल्टीमेटली कह रहा है बिजनेस एथिक्स में नॉर्मेटिव एथिक्स तो देखा जाता ही है, लेकिन उसमें तीन चीजें एक्स्ट्रा देखी जाती हैं। क्या? एक तो कंपिटेंसी ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। कंपिटेंसी का मतलब होता है कंपिटेंट, योग्य। योग्य कि पहली बात जो बिजनेस को चला रहे हैं क्या वो एजुकेशनली उतने क्वालिफाइड है या नहीं। नेक्स्ट उनमें वो स्किल्स हैं या नहीं। देखो तुमने प्रोफेशनल स्किल समझ आता है, तो कितने लोग सीएस होते हैं लेकिन सीएस बनने के बाद भी उनके पास प्रोफेशनली उनको ढंग से काम करना नहीं आता। इसका मतलब वो कंपिटेंटली क्वालिफाइड तो है लेकिन उनमें स्किल नहीं है। नेक्स्ट कंपनसेशन, उनकी सैलरी। अब ये तीन पॉइंटों पे कंसीडर किया जाता है कि ये बिजनेस एथिक्स फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा। अब जरा तुम समझना, इसको मैं लिंक करता हूं अनएथिकल बिहेवियर से। अगर तुम किसी ऐसे बंदे को रख रहे हो, बड़े ध्यान से सुनना, जो वेल एजुकेटेड है, प्रॉपर स्किल है और आप उसको नॉर्मल कंपनसेशन दे रहे हो जितना उसकी नॉलेज के हिसाब से बनता है, मार्केट में चल रहा है। मान लो एक सीए है, मान लो एक सीए है और उसका 4 इयर्स वर्किंग एक्सपीरियंस है, लेकिन उसको काम अच्छा आता है बहुत, उसका वर्क जो है एक्सीलेंट है। और नॉर्मली 4 इयर्स एक्सपीरियंस वाले को मान लो सीए को 12 लाख रुपीस पर एनम की सैलरी मिलती है, मतलब एक साल की 12 लाख मिलती है। और तो अब इसमें आप तीन चीजें देखो। क्या आप पहले चीज चेक करो, क्या वो बंदा सीए है, कंपिटेंट ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन है? यस। क्या उसके पास प्रॉपर स्किल्स हैं? हमने बोला यस, वर्किंग एक्सपीरियंस, वो वर्क उसका एक्सीलेंट है, स्किल्स हैं। क्या उसकी सैलरी कंपनसेशन जो है वो उसके अकॉर्डिंग है? यस, 12 लाख रुपए उसके अकॉर्डिंग है। इसका मतलब ही हम एथिकल बिहेव कर रहे हैं। लेकिन केस 2, दूसरी तरफ मान लो एक कंपनी एक्स लिमिटेड, इस कंपनी के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने अपने ही किसी रिलेटिव को अपनी कंपनी में, मान लो ये सीए जो था ना उस कंपनी में फाइनेंस हेड था, फाइनेंस का हेड था, फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड था, और आप उसको ऐसे दे रहे थे। मान लो ऑन द अदर हैंड एक दूसरी कंपनी है, ये थी मान लो कंपनी वाई लिमिटेड और ये है कंपनी एक्स लिमिटेड। ये एक्स लिमिटेड क्या करती है, इसके जो डायरेक्टर्स है इन्होंने अपने किसी रिलेटिव को अपॉइंट करा है फाइनेंस हेड, फाइनेंस हेड। और इन्होंने जिसको फाइनेंस हेड अपॉइंट करा है वो खाली 12th पास है, उसको वर्क एक्सपीरियंस जीरो है, जीरो है, उसे कुछ नहीं आता, और उसको सैलरी दे रहे हैं 20 लाख रुपए पर एनम, क्योंकि उनका कंपनी के डायरेक्टर्स का रिश्तेदार है। क्या ये एथिकल है? नहीं। क्यों? क्योंकि ना तो ये एजुकेशन से, ना तो ये वेल क्वालिफाइड है, ना इस पे कोई स्किल है, और स्टिल इसको सैलरी ज्यादा मिल रही है। तो ये चीज क्या है? अनएथिकल बिहेवियर। ये क्या है? अनएथिकल। और ये क्या है? एथिकल। लेकिन प्रैक्टिकली तो मैं सच्चाई बताऊं, होता यही है। तुम किसी में देख लेना, नेपोटिज्म बोलते हैं इसको, है ना, नेपोटिज्म। बाप ने अपने बेटे को रख लिया, रिश्तेदारों ने उसके अंदर ही रख लिया, फैमिली मेंबर्स को रख लिया, स्किल विल होती नहीं रख लेते हैं, तो अपने टॉप पे उनको बिठाते हैं। तो प्रैक्टिकली होता है ये, जबकि जिसकी वजह से क्या होता है, टैलेंट प्रमोट नहीं होता। ये टैलेंटेड लोग हैं, इनको नौकरी नहीं मिलती इन लोगों की वजह से, क्योंकि ये लोग रिश्वत में या जुगाड़ से नौकरी में लग जाते हैं, रिश्तेदार लोग। तो अल्टीमेटली कह रहा है कि जब आप एथिक्स फॉलो करो तो एथिक्स में आपको तीन चीजों का ध्यान देना है।
बिजनेस एथिक्स के अंदर उसकी एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल स्किल, कंपोजिशन, अगर वो तीनों चीजें प्रॉपर ढंग से पूरी हो रही हैं तो इसका मतलब वो प्रॉपर फाइनेंस हेड है, प्रॉपर वो वर्किंग एक्सपीरियंस वाला बंदा है और सही है। लेकिन अगर वो तीनों चीजें फॉलो नहीं कर रहा, अगर वो ये तीनों चीजें फॉलो नहीं कर रहा, ये तीनों चीजें फॉलो नहीं कर रहा है ये वाली, इसका मतलब वो अनएथिकल बिहेव कर रहे हैं, इसका मतलब कंपनी वाले क्या कर रहे हैं, अनएथिकल बिहेव कर रहे हैं। अब जो मैं कराने जा रहा हूं 3 P's ऑफ सस्टेनेबिलिटी इन बिजनेस, मजा आ जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जरा ये क्या, जरा देखते हैं। तो गाइस अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए, सस्टेन करने के, सस्टेन में लॉन्ग टाइम तक टिके रहने के लिए ये 3 P होने जरूरी है। उस बिजनेस के अंदर 3 P होने जरूरी है। पीपल, प्लैनेट, प्रॉफिट। पीपल, प्लैनेट, प्रॉफिट। अब जरा समझो ये क्या चीज है। पीपल का मतलब क्या, सोशल वैल्यूज, एम्प्लॉइज, कस्टमर, जनरल पीपल। मतलब इसका मतलब क्या है कि तुम्हारी कंपनी, तुम्हारा बिजनेस सोशल वैल्यू फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा। पीपल का मतलब सोशल वैल्यू, एम्प्लॉइज के साथ कैसा बिहेव कर रहा है, एम्प्लॉइज के साथ ओवर टाइम काम तो नहीं करवा रहा, अगर करवा रहा तो उसके पैसे दे रहा। फीमेल वर्कर के साथ कैसा बिहेव किया जा रहा है, कोई एक्सप्लॉइटेशन तो नहीं की जा रही। कस्टमर के साथ कैसा बिहेव किया जा रहा है, उनको गलत क्वालिटी का माल तो नहीं दिया जा रहा। जनरल पब्लिक के साथ कैसा बिहेव किया जा रहा है, आसपास के एनवायरमेंट में पोल्यूशन तो नहीं फैलाया जा रहा ताकि आसपास जनरल पब्लिक परेशान हो रही है। सेम नीचे प्लैनेट, एनवायरमेंट, प्रोटेक्टिंग रिसोर्सेज। तुम्हारी कंपनी ऐसा तो नहीं है कि इतना, अच्छा ये पॉइंट ऊपर भी लग जाएगा वैसे, पोल्यूशन वाला यहाँ भी लग जाएगा नीचे प्लैनेट में। तुम्हारी कंपनी प्लैनेट का नुकसान तो नहीं पहुंचा रही, जैसे तुम्हें याद होगा मैंने टैनरी इंडस्ट्री वाला एग्जांपल दिया था, टैनरी इंडस्ट्री वाला, और कि वो लोग गंदा पानी छोड़ते हैं जो बहुत डेंजरस होता है। एनवायरमेंट में ट्रीज को तो नहीं काट रही, कोई तुम्हारी कंपनी ऐसा पोल्यूशन तो नहीं छोड़ती, ऐसी गैसेस तो नहीं छोड़ती जो एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा दे। नेक्स्ट आता है प्रॉफिट, कि तुम्हारी कंपनी का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसा है, मतलब जितना तुमने पैसा लगाया उस पर रिटर्न कितनी आ रही है। क्रिएटिंग वैल्यू ऑफ द बिजनेस मॉनेटरी टर्म्स, कह रहा है अगर तुम्हें बिजनेस में देखो अल्टीमेटली तुम लोगों के साथ अच्छा बिहेव कर रहे हो लेकिन तुम पैसा नहीं कमा रहे तो बेकार हो। तो ले दे के तुम्हें तीनों चीजों का ध्यान रखना है, बैलेंस मेंटेन करना है। तुम्हें कस्टमर्स का भी ध्यान रखना है, एम्प्लॉइज का भी ध्यान रखना है, रिसोर्सेज को, एनवायरमेंट को भी नुकसान नहीं पहुंचाना, और साथ में पैसे का भी ध्यान रखना है, पैसा भी कमाना है, तभी तो सस्टेन कर पाओगे। सबसे पहले तो पैसा ही है, लेकिन पैसा कमाओगे तो जनरल पब्लिक को बिना नुकसान पहुंचाए और एनवायरमेंट को बिना नुकसान पहुंचाए। तो कहता अगर आपने 3 P का ध्यान रख लिया तो आपका बिजनेस बहुत बढ़िया चलेगा। प्रॉफिट को, कुछ लोग गलती लोग क्या करते हैं, लोग वैसे पे ध्यान देते हैं, दो चीजों पे ध्यान नहीं देते। आप तीनों का बैलेंस मेंटेन करोगे तो कहता है बिजनेस विल, देखो कहता है बैलेंस इज टू बी मेड ऑफ ऑल द 3 अबव, बिजनेस विल नॉट सस्टेन इन द लॉन्ग रन इफ एनी ऑफ द अबव P इज इग्नोर्ड ऑल टुगेदर। आ गई बात। कहता है बिजनेस शॉर्ट रन में तो चल सकता है, आपने पैसे का ध्यान दिया, आपने लोगों को लूट लिया, सोचा छोड़ एक बार पकड़ लो, अगली बार आएगा आएगा, नहीं आएगा ना आए, तो ऐसा नहीं है। तो आप लोग अगर क्या करोगे, ध्यान रखोगे कस्टमर का, और आप लॉन्ग रन के हिसाब से सोचो, शॉर्ट रन के हिसाब से मत सोचो, अगर आप 3 चीजों का ध्यान रखोगे तो आप डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। अब आता है नीड फॉर बिजनेस एथिक्स, लिख लो इंपॉर्टेंट, आ सकता नहीं है आएगा, आ सकता नहीं है आएगा। नीड फॉर बिजनेस एथिक्स। तो अब जरा देखते हैं नीड क्या है। और देखो पहला, सम ऑफ द मेजर रीजंस व्हाई अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एथिक्स इज इंपॉर्टेंट कैन बी स्टेटेड एज बिलो। नीड क्या है, तुम्हें पेपर में पूछा जा सकता है कि पेपर में कि व्हाई बिजनेस एथिक्स इज इंपॉर्टेंट, ऐसा ही पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स भी पूछा जा सकता है, या नीड, इसके दो नाम से पूछा जा सकता है। बिजनेस एथिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है या नीड क्या है, दो नाम से पूछा जा सकता है। अल्टीमेटली यही टॉपिक लिख के आना है, नीड पूछे या इंपॉर्टेंस पूछे, बात एक ही है। अब अच्छा, बिजनेस एथिक्स हम क्यों फॉलो कर रहे हैं, पहला स्टॉप बिजनेस माल प्रैक्टिसेस। माल प्रैक्टिसेस का मतलब होता है बैड प्रैक्टिसेस। आप बिजनेस में जितना अच्छे एथिक्स फॉलो करोगे उतना बिजनेस में गलत काम कम होंगे। तो माल प्रैक्टिसेस का मतलब होता है बैड प्रैक्टिसेस। तो कह रहा है बिजनेस के अंदर गुड प्रैक्टिसेस रखोगे, बैड प्रैक्टिसेस नहीं रखोगे। तो कहता है स्टॉप बिजनेस माल प्रैक्टिसेस। कहता है सम अनस्क्रपलस बिजनेसमैन, सम अनस्क्रपलस बिजनेसमैन। अनस्क्रपलस का मतलब क्या होता है, अनस्क्रपलस एक वर्ड यूज हो रहा है ना, अनस्क्रपलस। अनस्क्रपलस का मतलब होता है फॉलोइंग नो बिजनेस एथिक्स, फॉलोइंग नो बिजनेस एथिक्स।
अनस्क्रपलस मीन्स फॉलोइंग नो बिजनेस एथिक्स। तो कहता है अगर आप बिजनेस के अंदर एथिक्स फॉलो नहीं कर रहे हो और आप बैड प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हो, लाइक आप ब्लैक मार्केटिंग करते हो, आर्टिफिशियल हाई प्राइसिंग, अब जबरदस्ती। अच्छा, आर्टिफिशियल हाई प्राइसिंग कैसे क्रिएट होती है, कुछ पता है? आर्टिफिशियल हाई प्राइसिंग कैसे क्रिएट होती है? आप फेक, जैसे तुम्हें अगर याद होगा थोड़े टाइम पहले एमआई के जो फोन्स थे, एमआई के फोन, वो उसकी आर्टिफिशियल हाई प्राइसिंग करवाते थे, मतलब जान के फेक डिमांड दिखाते थे और उनके ऊपर एक्शन भी लिया गया था और दिखाते रहे शॉर्टेज हो गई, शॉर्टेज हो गई, सारे फोन बिक गए। और वो लिमिटेड जगह पे अपना फोन बिकवाते थे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बिकवाते ही नहीं थे, जिसकी वजह से लोगों को लगता था यार इस फोन की कितनी वैल्यू है, आने से पहले बिक जाता है। इसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल हाई प्राइसिंग। इसकी वजह से इनका प्राइस बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारे इंडिया वालों की आदत है जहां ज्यादा भीड़ देखेंगे वहीं मुंह उठा के पहुंच जाएंगे। तो आर्टिफिशियल हाई प्राइसिंग करना ये बैड प्रैक्टिस है, आप अनएथिकल बिहेवियर कर रहे हो। एडल्ट्रेशन करना, एडल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? एडल्ट्रेशन का मतलब होता है आप एक क्वालिटी के अंदर मिक्सिंग समथिंग ताकि उस चीज की क्वालिटी पुअर हो जाए। एग्जांपल, लोग मिल्क में वाटर मिलाते हैं, मिल्क में क्या मिलाते हैं? वाटर मिक्स करते हैं। तो ये जो आप करते हो वाटर मिक्स, तो अगर आप वाटर एक क्वांटिटी से ज्यादा मिक्स कर दोगे तो उसकी क्वालिटी गिर जाएगी, दैट इज एडल्ट्रेशन, दैट इज एडल्ट्रेशन। तो ये बहुत सारी चीजें, आप लोगों को चीटिंग कर रहे हो, आप डुप्लीकेट प्रोडक्ट बेच रहे हो, आप हार्मफुल चीजें बेच रहे हो, आप झूठे क्लेम कर रहे हो हम ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे। तुम्हें देखो ना कंपनियां बोलती हैं तुम्हारे को इतना फायदा मिलेगा, ये होगा वो होगा। बंदा प्रोडक्ट खरीद लेता है, प्रोडक्ट खरीदने के बाद उसको पता लगता है इसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं, नुकसान हो जाता है। तो ऐसा आप कर रहे हो तो क्या ये सब बैड प्रैक्टिसेस हैं। तो कहता है बिजनेस एथिक्स की रिक्वायरमेंट है, अगर आप एथिक्स फॉलो करोगे तो आप ये सब चीजें नहीं करोगे, पहला। नेक्स्ट, इंप्रूव कस्टमर कॉन्फिडेंस। कहता है अगर आप एथिक्स फॉलो करोगे तो कस्टमर का भरोसा आप पे बढ़ेगा। जैसे टाटा ग्रुप वाले एथिक्स फॉलो करते हैं तो आज लोग उन पे ट्रस्ट करते हैं। अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है, आपकी क्वांटिटी अच्छी है, प्राइस रीजनेबल ले रहे हो और तो कस्टमर आप पे ट्रस्ट करेगा। नेक्स्ट, सर्वाइवल ऑफ बिजनेस। ये तो बात समझ आती है कि अगर आप एथिक्स फॉलो करोगे तो आप लॉन्ग टर्म में सर्वाइव कर पाओगे अच्छे से। नेक्स्ट आता है सेफ गार्डिंग कस्टमर्स राइट, कस्टमर सोवराइनिटी। सोवराइनिटी का मतलब होता है इंटीग्रिटी, है ना? कंज्यूमर का कैन नॉट बी, सोवराइनिटी का मतलब होता है एक तो इंटीग्रिटी, दूसरा मतलब होता है इंडिपेंडेंस। तो कस्टमर की इंडिपेंडेंस कैन नॉट बी इधर रूल्ड और आउट ऑफ डिनाइड। तो मैं पता है कि कस्टमर इंडिपेंडेंट है, कस्टमर इंडिपेंडेंट है भाई, कस्टमर की मर्जी है, वो तुम्हारे से माल खरीदेगा, तुमसे नहीं मिलेगा तो किसी और को मिलेगा। तो कहता है कस्टमर जब आपके पास आएगा तो उसके पास एक अधिकार होता है, वो ये चेक करेगा कि ये प्रोडक्ट हेल्थ एंड सेफ्टी पर ठीक है। अगर आपसे कोई इंफॉर्मेशन पूछ रहा प्रोडक्ट की आपको बतानी पड़ेगी, उसके पास राइट है, राइट टू चूज। वो चूज करेगा, आपकी दुकान पे आके देखो तुम्हारे पास कस्टमर आता है थोड़ी कुछ भी ले जाएगा, जो उसको पसंद होगा वो ही लेगा, आप उसको फोर्स नहीं कर सकते। राइट टू बी हर्ड, अगर आप कस्टमर आपके प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड नहीं है तो उसको सुनवाई का मौका देना पड़ेगा, उसकी सुननी पड़ेगी वो क्यों सेटिस्फाइड नहीं है। राइट टू रिड्रेस, आपको उसकी प्रॉब्लम क्या उसको सॉल्व करवाना पड़ेगा। तो कहता है मगर बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसा नहीं करते। तो कहता है अगर आप ये सब करोगे तो इसका मतलब आप कस्टमर के सेफगार्ड राइट्स को सेफगार्ड कर रहे हो, मतलब आप उसकी सुन रहे हो, आप उसको अधिकार। अगर किसी कस्टमर को कोई प्रॉब्लम है, देखो दो तरीके की कंपनी होती है, एक वो प्रोडक्ट बेच रही है बात खत्म, एक वो जो प्रोडक्ट बेचने के बाद तक उनका ध्यान रखती है किसी को कोई परेशानी है कोई दिक्कत है तो हमें बताओ। तो कहता है जो कंपनियां सेफगार्ड करती हैं अपने कंज्यूमर के राइट्स को, कस्टमर का ध्यान रखती हैं, वो बिजनेस एथिक्स फॉलो कर रही हैं और वो लॉन्ग टर्म में सर्वाइव कर पाती हैं। नेक्स्ट, प्रोटेक्टिंग एम्प्लॉयज एंड शेयर होल्डर। जो कंपनी अपने एम्प्लॉय का ध्यान रखती है, शेयर होल्डर का ध्यान रखती है, वो लॉन्ग टर्म में सर्वाइव कर पाती हैं अगर बिजनेस एथिक्स फॉलो करेंगी। नेक्स्ट आता है डेवलप गुड रिलेशंस। कहता है जो कंपनियां अपने एम्प्लॉयज के साथ, आउटसाइडर्स के साथ, इकोनॉमी में गुड रिलेशंस मेंटेन करके रखती है सबके साथ, तो उस कंपनी का क्या होता है, उस कंपनी की वो कब मेंटेन कर पाएगी, अगर वो बिजनेस एथिक्स फॉलो कर रही है। एथिकल बिहेव करोगी तो लोग उनके साथ अच्छा रिलेशन बनाकर रखेंगे। तो ये अल्टीमेटली नीड क्या है, नीड फॉर बिजनेस एथिक्स है। नीड क्या है कि आपको अच्छा रिलेशन मेंटेन करना चाहिए, बिजनेस एथिक्स ये बोलता है। नेक्स्ट नीड क्या है, क्रिएटिंग गुड इमेज। कहता है अगर आप बिजनेस एथिक्स फॉलो करो आपकी गुड इमेज बनेगी, और गुड इमेज बनेगी तो आपके प्रोडक्ट की ज्यादा सेल होगी। तो बिजनेस एथिक्स की नीड है कि आप अच्छे से बिजनेस एथिक्स फॉलो करोगे तो आपकी गुड इमेज क्रिएट होगी। नेक्स्ट, आप बिजनेस एथिक्स फॉलो करोगे, एम्प्लॉइज के साथ अच्छा बिहेव करोगे, शेयर होल्डर के साथ अच्छा बिहेव करोगे, कंज्यूमर्स के साथ सप्लाईज अच्छा बिहेव करोगे, तो आपकी स्मूथ फंक्शनिंग होगी, मतलब टाइमली पैसा आता रहेगा तो आप टाइमली आपकी सैलरी दोगे, सब कुछ करोगे, लॉन्ग रन में ग्रोथ कर पाओगे। नेक्स्ट आता है कंज्यूमर मूवमेंट। आप कंज्यूमर की मूवमेंट को समझोगे तो आप ग्रो कर पाओगे। अच्छा, कंज्यूमर मूवमेंट का मतलब क्या है? आपको पता है हमारा एनवायरमेंट डायनामिक है। डायनामिक का मतलब है इट कीप्स ऑन चेंजिंग, कीप्स ऑन चेंजिंग, बदलता रहता है। तो आप अगर कंज्यूमर की नीड्स पूरी नहीं करोगे तो आप आउटडेट हो जाओगे। जैसे एक बेस्ट एग्जांपल है नोकिया। जब एंड्रॉइड का जमाना आ गया तो नोकिया अपने आप को चेंज नहीं करा, नोकिया ने, तो नोकिया बाहर हो गया मार्केट से। वरना एक टाइम में नोकिया के फोन तो एक अलग ही लेवल पे होते थे, नोकिया की एक अलग इंडस्ट्री थी, लेकिन फोन का मतलब ही नोकिया होता था। लेकिन इन्होंने अपने आप को समय के साथ चेंज नहीं करा तो ये लोग बेकार हो गए। एक और कार आती थी एम्बेसडर कार, कभी सुनाओ?
एम्बेसडर कार आती थी, इन्होंने भी अपने आप को समय के साथ चेंज नहीं करा, ये भी बंद हो गई। तो कहता है आपको कंज्यूमर्स की मूवमेंट देखनी पड़ेगी, उनको क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, और एथिकली उनके, आपको अगर कंज्यूमर के साथ एथिक्स फॉलो करोगे, उनकी मूवमेंट देखोगे, तो आप ग्रो कर पाओगे। आप डुप्लीकेट प्रोडक्ट बेचोगे, आप उनको चीट करोगे, आप उनके गलत बिहेव करोगे, तो आप नहीं चल पाओगे। नेक्स्ट, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। आप एक ऐसा प्रोडक्ट बेचो जो से कंज्यूमर सेटिस्फाइड हो। तुम्हें मैं प्रैक्टिकल बात बताता हूं। मैं सीएम में इंटर के बच्चों को लॉ पढ़ाता हूं 7,000 में, 8,000 में। हमारा अलग अलग रेट होता है, मतलब 7,000 का भी 8,000 का भी है, पेन ड्राइव गूगल ड्राइव पे डिपेंड करता है। फाइनल का लॉ अलग रेट का है। मार्केट में ऐसे टीचर पे 2-2 हज़ार में पढ़ाते हैं, लेकिन स्टिल हमसे बच्चे खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है हम सेटिस्फेक्शन मिलती है, हमारे को क्वालिटी मिलती है। तो सेम एप्पल में फर्क होता है ना, एप्पल और एमआई में फर्क होता है ना, एप्पल एप्पल होता है, एमआई एमआई होता है। एमआई वाले 10,000 का फोन निकाल दे, लेकिन स्टिल लोग 1 लाख रुपए का एप्पल खरीदते हैं। तो सेम मार्केट में 2,000 में भी टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन स्टिल बच्चे हमारे से 7-7, 8-8, 10,000 रुपए का प्रोडक्ट खरीदते हैं, क्योंकि क्वालिटी से हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। तो कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन होना जरूरी है। अगर बंदा आपको पैसे दे रहा है तो उसको लगना चाहिए कि भाई इस पैसे कितनी वर्थ है, तो आप एथिकली बिहेव कर रहे हो। अगर आपने उसको बिना वर्थ के कोई चीज दी तो बेकार हो। नेक्स्ट, आप लेबर को इंपॉर्टेंस दो, आप उनको टाइमली वेजेस दो, उनको टाइमली सैलरीज दो। अगर एक्स्ट्रा काम करवा रहे हो तो उनको एक्स्ट्रा पैसे दो, उनको बेटर वर्किंग कंडीशन दो, तो एथिक्स फॉलो कर रहे हो। आप हेल्दी कंपटीशन करो। हेल्दी कंपटीशन मतलब क्या होता है? आप भी प्रोडक्ट बेचो, किसी को बिना नुकसान पहुंचाए, वो भी। ये नहीं प्राइस वॉर कर रहे हो, सामने वाले दुकानदार को नुकसान पहुंचा रहे हो। हेल्दी कंपटीशन करो, आप सर्वाइव कर रहे हो, ये बिजनेस एथिक्स कहता है। तो ले के नीड फॉर बिजनेस एथिक्स के 12 पॉइंट थे। आप पेपर में कोई 5-6 लिख के आ जाना, 6 नंबर का आएगा तो बहुत है। आपने 12 पॉइंट पढ़ लिए, और अपने अंदर देखो मेन बुलेट पॉइंट याद होने चाहिए, सारे बुलेट पॉइंट याद होने चाहिए। अंदर में तो 2-2, 3-3 लाइन आप अपने हिसाब से बना लोगे तो चलेगा। ये खत्म हो गया, इसके तुम्हारा चैप्टर भी फिनिश हो गया। अब ये कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, ऐसे क्वेश्चंस। पहले एक्सप्लेन द 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ, मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं। 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ ये रहा, कि तुम्हारे पीछे क्या है ये देखो। सेल्फनेस, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, अकाउंटेबिलिटी, ओपननेस, ऑनेस्टी, लीडरशिप। एक ये क्वेश्चन आया हुआ पेपर में, प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन है, यही सब आते हैं। नेक्स्ट, राइट अबाउट द नीड फॉर बिजनेस एथिक्स। अभी पढ़ा था नीड फॉर बिजनेस एथिक्स, ये रे पॉइंट, ये 12 पॉइंट जो भी पढ़े नीड फॉर बिजनेस एथिक्स। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन एथिक्स एंड मोरल्स। बताया था मैंने एथिक्स और मोरालिटी में फर्क। एथिक्स जो होता है वो इंडिविजुअल, पूरा डिफरेंस था उसके ऊपर, याद होगा। एथिक्स इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, मोरल कस्टम, मोरालिटी जो होती है वो सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। व्हाट इज वैल्यू फ्री एथिक्स, मैंने बताया था। और कंसेप्ट ऑफ वैल्यू फ्री एथिक्स क्या होता है ये भी समझाया था। जहां पे हमारा मेन एम के लॉ वैल्यू फ्री एथिक्स क्या कहता है, आप एथिक्स को फॉलो ही मत करो, खाली प्रॉफिट पे फोकस करो। नेक्स्ट, एथिक्स और लॉ में क्या फर्क होता है। एथिक्स एज अ प्रिंसिपल, ये भी पढ़ा था। प्रोफेशनल एथिक्स क्या होता है, इवोल्यूशन ऑफ एथिक्स, जन्म कैसे हुआ, एप्लीकेशन एथिक्स अप्लाई कैसे की जाती है। नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ एथिक्स, मीनिंग ऑफ मोरल, वैल्यू फ्री एथिक्स, प्रोफेशनल, 3 C's ऑफ बिजनेस अभी पढ़ा। पीपल, प्लैनेट, प्रॉफिट, खत्म हो गया भाई, सारे क्वेश्चंस भी करा दिए। आई होप आपको एथिक्स समझ आई होगी। मजा आएगा, आपके 30 नंबर पूरे आएंगे, पूरे के पूरे। और मैं उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया हो। भाई जो जो बच्चे सीएम में फाउंडेशन के देख रहे हैं, आप लोग मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप पे ब्रॉडकास्ट है, मेरा ये नंबर है 8802233513। आप लोग मेरे से व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं और मेरे को मैसेज कर सकते हैं। अपना नेम लिख के भेजोगे, अपना नेम जो भी आपका XYZ, अपना लेवल लिख के भेजोगे, लेवल CMA फाउंडेशन अभी, और साथ में नीचे लिख के भेजोगे प्लीज ऐड मी टू द ब्रॉडकास्ट। और मैं पहले ही बता रहा हूं, ये ब्रॉडकास्ट है, ग्रुप नहीं है। ब्रॉडकास्ट और ग्रुप में फर्क क्या होता है, जैसे अब आप लोग सीएम में इंटर में आओगे, सीएम में फाइनल में आओगे, तो आप लोग मेरे से जुड़े रहोगे, क्योंकि मैं फाइनल लेवल तक पढ़ाता हूं। तो ब्रॉडकास्ट और ग्रुप में ये फर्क होता है कि ब्रॉडकास्ट के अंदर आपको जैसे ग्रुप में ये पता होता है ग्रुप में कितने बंदे हैं, ब्रॉडकास्ट में आपको ये नहीं पता लगेगा कितने बंदे, लेकिन आप मेरे व्हाट्सएप के स्टेटस देख पाओगे। आपको कोई लॉ के अपडेट्स है मैं भेजता रहूंगा, आपके सीएम में इंटर से रिलेटेड, सीएम में फाइनल से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स है वो मैं भेजता रहता हूँ वहां पे। तो आप मेरे से जुड़ सकते हो मेरे व्हाट्सएप पे 8802233513 मेरा नंबर है। ठीक, चलो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। 30 नंबर आपके पक्के करा दिए। इसी तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहें। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।